ये इंडस्ट्री में मैंने एक चीज नोटिस की कि इंडस्ट्री में सब आपके हैं, कोई आपका नहीं। जो शो पूरा था तेनाली रामा करके, क्या हुआ ऐसे अचानक में दैट जिसको इतना प्यार मिल रहा है उसके शो को बंद हम कर रहे हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हो गए। इस शो की जो लॉयल ऑडियंस थी वो थोड़ा छिटक गई थी। मेरे पैसे नहीं मिले, मैंने कितने पैसे छोड़ दिए। कुछ प्रोड्यूसर ने साइनिंग अमाउंट वापस मांग लिया, मैंने दे दिया। बड़ी अच्छी बात बोली थी आमिर खान ने कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, आप सब है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी नसीब। आपको लगता है आपकी अच्छाई ने आपको पीछे छोड़ दी? कभी आपको ऐसे नहीं हुआ कि मैं भी एक फेक फॉलोअर्स बाय कर लूं? मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, रत्ती भर पसंद नहीं है। While you were at the peak, तभी आपका एक एक्सीडेंट हो गया। बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। वो थी फिल्म सैनिक, अक्षय कुमार उस फिल्म के हीरो थे, मैं विलन था। अक्षय कुमार की बाय चांस नजर पड़ गई, जीप आ चुकी थी, वो जंप कर गया और मैं रिएक्शन में था तो जीप मेरे ऊपर आ गई। अक्षय कुमार बच गए थे, मैं लपेटे में आ गया। मैं इतना भरा पड़ा हूँ अंदर, मैं बोलना पड़ूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें कर सकता हूँ, तो मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। Is there more good in the Indian cinema or is it more evil? बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन नटशेल में मैं इतना ही कहूँगा कि Number 1 manifestation and lifestyle podcast. कबीर वाणी Amazing people like Kabir Wani. Welcome to Kabir Wani. नमस्ते दोस्तों, आज मेरे साथ है एक ऐसे कलाकार जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पंकज बेरी जी। यस, तेनाली रामा के तथाचार्य। हमने इस कॉन्वर्सेशन में बात की है उनके तेनाली रामा के जर्नी के बारे में, उनके पुराने जमाने के शो जैसे गुलशन गुलफाम, और कैसे उन्होंने टीवी और सिनेमा दोनों में अपनी पहचान की। इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ हुआ था ड्यूरिंग द मूवी शूटिंग सैनिक। ये शायद ही किसी को मालूम होगा, और ये मूवी के अंदर वो प्ले कर रहे थे एज अ विलन अगेंस्ट अक्षय कुमार। उसके अलावा अगर आप एक्टर बनना चाहते हो और इंडस्ट्री में टिके रहना चाहते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, और प्रोडक्शन की मीठी मीठी चटपटी बातों के साथ भरा हुआ ये पावर पैक एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं ये सफर विद द वन एंड ओनली पंकज बेरी जी। वेलकम पंकज बेरी जी टू कबीर वानी पॉडकास्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने आपका इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे पास आए आज पॉडकास्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो तथाचार्य के रोल है उसका मैं बहुत बड़ा फैन। थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह से वो रोल को निभाया है, वो बोलते हैं ना नवरस, हर चीज़ उसके अंदर दिखी है, हर एक पहलू जो होता है वो नवरस का उसके अंदर दिखा है। आपको बहुत ये जो आपको आइकॉनिक रोल मिला है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तथाचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन नटशेल में मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसा रोल था जो लकीली मेरी झोली में आ गया। ऐसे किरदार वंस इन ए टाइम लिखे जाते हैं, कभी लिखे बाय चांस लिखे जाते हैं, तो वो लिखा गया और ईश्वर की कृपा से ये किरदार मेरी झोली में आ गया। और इस किरदार की खूबी ये है कि हमारे नाट्य शास्त्र में नवरस होते हैं, नवरस के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, भावाज और रस होते हैं। तो जो 9 रस थे वो 9 के 9 रस थे इस किरदार के अंदर। ये किरदार हंसता था, हंसाता था, रोता था, रुलाता था, लड़ता था, विभत्स रूप था, रौद्र रूप था, श्रृंगार रस था। 10 बार तो मैं इसमें लड़की बनाऊँ, इस कितनी बार मैंने लड़की का किरदार किया है, तो हर रस इसके अंदर था। तो वो करने का मुझे मौका मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैंने इस रोल को किया और मुझे बेइंतहा प्यार मिला है ऑडियंस का। इतना प्यार मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है इस किरदार की वजह से। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई चैनल, माई प्रोड्यूसर, माई राइटर्स, एंटायर टीम ऑफ तेनाली रामा कि मुझे तथाचार्य का रोल दिया और मैंने ये रोल किया। ऐसा हुआ अभी रिसेंटली में कि बिकॉज सीजन 1 एंड सीजन 2 के हिसाब से सीजन 1 तो काफी पहले हुआ था, और इसके अंदर आपको किसी ने ऐसा दिखा, अरे तथाचार्य, ऐसा हुआ है कि नहीं अभी तक आपके साथ? बहुत मतलब
मैंने कहा ना कि ये किरदार एक ऐसा किरदार था, ये नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव था, लवेबल किरदार था। नेगेटिव एक्चुअली बेसिकली एंटागनिस्ट था, नेगेटिव था, लेकिन लोग बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का पात्र बन गया था एक। और ये बच्चों से लेकर के बूढ़े तक इस किरदार को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ, उससे आप इसका वो समझ जाएंगे। बच्चे तो मतलब बेइंतहा प्यार करते थे। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था बॉम्बे से, तो मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था। अचानक मैंने क्या देखा, एक लेडी मेरे पास आई चल करके, फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली थी, और आकर के उन्होंने जो बात बोली वो सुन करके मेरी आंखों में भी पानी आ गया। वो क्या बोली, कहते हैं कि मेरे फादर साहब की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है, वो कैंसर से पीड़ित थे, लास्ट स्टेज पे थे, लेकिन एक यही शो था, आप ही का किरदार का था जिसको वो इतना एंजॉय करते थे, वो मुस्कुराते थे, हंसते थे, आप उनकी हंसी का एक जरिया बन गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट वाज वेरी टची। तो मतलब मुझे तब समझ आया कि कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से इस कैरेक्टर को, इस शो को लोग देखते हैं, और ये कितना लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो कैरेक्टर था, जो शो पूरा था, तेनाली रामा करके, मैं खुद बचपन से पढ़ा, सुन के पढ़ा हुआ। उसके कार्टून्स आते थे बचपन के, उसकी कॉमिक्स आती थी, और जब फर्स्ट टाइम ये आया उसके अंदर और शो रिलीज होने वाला था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे, एंड आपका जो किरदार था उससे वो आपका जो था नहीं था वो एवरीथिंग हैपेंड टू बी इन सच अ वे कि कभी कभी मैं और भक्ति झगड़ते भी थे, या कुछ मैं उससे परेशान है, वाइफ को परेशान करना तो हक है ना हमारा, तो परेशान भी मैं करता था ना, तो मैं उसको ऐसा लुक देख के फिर ऐसा कर रहा था कि मैं तेरे को परेशान कर रहा हूँ। इसका देखिए, इसको इस शो की मैं आपको बताता हूँ। श्री रविशंकर जी, वो टेलीविजन सिनेमा से उनका बहुत बहुत कम देखते थे, लेकिन कोविड के दौरान उनकी सिस्टर भानु दीदी देखती थी इस शो को बेंगलोर में, आश्रम में। तो कोरोना के दौरान भानु दीदी ने श्री रविशंकर जी को, गुरुदेव को कुछ एपिसोड दिखाए, तो उन्होंने कुछ एपिसोड के चक्कर में 419 एपिसोड देखे, और वो इतना प्यार करने लगे इस शो के साथ। तो उसके बाद मेरी और पंडित रामा की जूम पे 45 मिनट्स की मीटिंग हुई उनके साथ, जिसमें हमने सवाल पूछने थे उनसे, कि हम उनसे सवाल पूछें, और बड़ा मजा आया, बहुत आनंददायक वो इंटरव्यू हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे और पंडित रामा को, कृष्णा भारद्वाज को, हम दोनों को बेंगलोर इनवाइट किया। तो हम उनके गेस्ट बन के 3 दिन के लिए वहाँ उनके आश्रम में थे। तो उनके आश्रम में बहुत लोग हैं, बहुत डिपार्टमेंट है, मतलब पूरी दुनिया है। एक भी इंसान वहां पे ऐसा नहीं होगा जिसने ये शो नहीं देखा होगा, जो इस शो को फॉलो नहीं करता होगा। तो वहां पे उनके आश्रम में उनके आपस में किसी ने कोई तथाचार्य क्रिएट किया होता है, ये हमारा तथाचार्य है, ये हमारा पंडित रामा है, ये हमारा धनी है, ये हमारा मनी, ऐसे कैरेक्टर उन्होंने बना रखे थे। तो वो एंटरटेन करते थे एक दूसरे को आपस में। तो उसके बाद जब 3 दिन हम वहाँ रहे, तो श्री रविशंकर जी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार, इतनी बातें इसके बारे, शो के बारे में इतनी गहराई से करते थे, क्योंकि वो कहानी वहीं की कर्नाटका की है, हम्पी वहीं पे, तो वो हम्पी के बारे में बताने लगे, बस बहुत डिटेल में बातें हुई। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कितना प्यार वहां पे उस आश्रम में इस कैरेक्टर को, इस शो को करते। वाओ, ओके। तो मतलब लेकिन भक्ति एंड आई हैड दिस कन्वर्सेशन, ये ना एक्चुअली ऐसा शो था जो आई थिंक हम, जैसे आपने बोला, सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन कुछ ना कुछ आ सकता था। उसका एक कारण था, बिकॉज क्या था कि पब्लिक ऐसा जुड़ चुकी थी, बच्चे, बूढ़े, जवान। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। बच्चे, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं टेलीविजन नहीं देखना है, उठो चलो जाके पढ़ाई करो, जाके चलो नहीं टेलीविजन। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा शो था जहाँ पे माँ बाप बच्चों को बोलते थे बैठो, देखो और सीखो, क्योंकि वो कहानी में एंटरटेनमेंट होता था, एंड ऑफ द स्टोरी एक मैसेज होता था जो एक सीख दे के जाता था।
तो माँ बाप बच्चों को बोलते थे बैठो देखो और सीखो। बेसिकली शो था क्या, ये टॉम एंड जेरी था। तथाचार्य और पंडित रामाकृष्ण की नोक झोंक थी। हाँ। वो ऐसा था, वो ऐसे लड़ते थे, वो झगड़ते थे, और बड़े वक्त आने पे साथ में खड़े भी होते थे। वो पंडित रामाकृष्ण बनाता था, तथाचार्य बिगाड़ता था, ये चलता रहता था। हाँ। पंडित रामाकृष्ण जीतना चाहता था, वो हराना चाहता था, वो उसको वो जब वो ये खींचतान इनमें चलती रहती थी। पब्लिक उस चीज को बहुत एंजॉय करती हाँ। थी, उस नोक झोंक को बहुत एंजॉय करती थी। इनकी जो फैमिलीज का आपस में चलता रहता था, तथाचार्य की बीवी वो बेचारी डेडिकेटेड औरत, वो ये परीक्षाएं लेता रहता था, वो इसके व्रत रखवाती रहती थी, पता नहीं क्या क्या करवाती रहती थी। फिर तथाचार्य का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था सौदामिनी, वो पब्लिक बहुत एंजॉय करती थी। राजा रानी उनकी नोक झोंक, इस बहुत अच्छा चल रहा था। तो ठीक है। अब पर ऐसा भी था ना, जो तथाचार्य की वाइफ थे वो भी उनके साथ घड़ी घड़ी मस्ती करते रहते, उन्हें पता था कि ये हाँ, छेड़ी कर रहे हैं। बेचारी सीधी औरत थी। तथाचार्य तो टेढ़ा आदमी था, बदमाश, शरारती, टेढ़ा, लेकिन वो बहुत प्यारा किरदार था, बहुत प्यारा किरदार था। नहीं, अच्छी बात है। ऐसा कुछ सिमिलर किरदार आपने पीछे किया हुआ है पास्ट के अंदर? मैंने किए, बहुत किरदार किए मैंने। लकीली मेरे को मतलब मुझे तो अभी याद ही नहीं आता मैंने कितने टेलीविजन शोज कर दिए, बहुत टेलीविजन शोज कर दिए मैंने। पर आपने स्टार्ट आपका किया था थिएटर से? बेसिकली आई एम फ्रॉम थिएटर। आई हैव डन माय डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, आई हैव डन माय मास्टर डिग्री इन ड्रामेटिक्स, और सौभाग्यवश मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। वाह, ओके। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया था। तो अभी मैं एक्चुअली ना, अभी कैसे लोगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का वो चेक किया होगा तो उसमें ना एक पोस्ट चल रही है। मेरे बेटे ने वो कहीं, रेणुका शाहणे का पहला शो था वो, पहली बार उसने कैमरा फेस किया था। पीसी और मौसी नाम था उस शो का, 1987 में आया था। फरीदा जलाल मौसी थी, पीसी वो पर्सनल कंप्यूटर, ताज़ा कंप्यूटर आया था, और मैं मेरी मौसी थी फरीदा जलाल, और मेरी बीवी थी रेणुका शाहणे। रेणुका शाहणे ने एक पोस्ट डाली थी बहुत साल पहले, तो कहीं मेरे बेटे ने, वो मेरा बेटा कनाडा में पढ़ता, तो उसने विकिपीडिया में देख लिया उसको वो डाल करके फ़ोटो निकाली। उसने बोला डैड ये फ़ोटो, तो उसने उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा एक लिख करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। उसको तकरीबन 1 मिलियन व्यू हो गए। 1 मिलियन, और उसकी लाइक्स इतनी हो गई, और धड़ मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे आता नहीं, बहुत कम आता हूँ, तो मेरे फॉलोअर उतने नहीं है। ऑर्गेनिक हैं, बहुत ऑर्गेनिक, मैंने खरीदे नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो वो धड़ एक दिन के अंदर 2000 2500 फॉलोअर भी बढ़ गए। तो वो फोटो उससे वो यादें ताज़ा हो गई मेरी, वो शो पीसी और मौसी। तो लोगों के कमेंट उसमें मैं पढ़ रहा था, कमाल के कमेंट थे उसके अंदर लोगों के। अरे सर ये तो कमाल शो था, हमारा तो बड़ा मजा आता था, ऐसा था, वो था, बहुत आनंद आता था। तो वो सब यादें ताज़ा हो गई। हाँ, उस एरा की, गोल्डन एरा की। दूरदर्शन का जो टाइम था वो गोल्डन एरा था वो। हाँ, एब्सोल्युटली। और उसमें लकीली मुझे बहुत बेहतरीन काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत बड़े अच्छे शोज किए उसमें। मैंने पीसी और मौसी किया, सांझा चूल्हा किया, भारत एक खोज में 11 किरदार किए, कथा सागर किया, गुलगुलशन गुलफाम किया, जुनून किया, स्वाभिमान किया, औरत किया, बुआ फातिमा फिर एक शो था, जो बड़े यादगार शो थे। मतलब टेलीविजन के तो मैंने इतने शोज किए हैं, सैटेलाइट से लेकर दूरदर्शन तक, मुझे याद ही नहीं मैंने कितने शोज कर दिए हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना चाहे वो गोल्डन ईरा का टाइम या आज का जो डिजिटल जमाना है, उस हिसाब से अगर आपको सिलेक्ट करना चाहे तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? देखिए, मेरी यात्रा शुरू हुई थी तमस से। गोविंद हैलानी साहब का शो था तमस। उसके बाद तमस से लेकर के चलते यात्रा चली, और अभी तथाचार्य तेनालीरामा पे आके अभी अगला ये वाला पड़ाव खत्म हुआ, अगला पड़ाव शुरू होगा। तो इसमें मैंने बहुत सी फिल्में की, वेब शोज भी किए, बहुत सारे सीरियल की। तो मैं पता नहीं, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता ही चला गया। मैंने कभी अपने आप को बंधने नहीं दिया, कि इसीलिए मैंने कभी अपने आप को, वो कहते हैं ना कि एक तरीके के किरदार में आप अटक गए, नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी टोकरी में जो टैलेंट की टोकरी ईश्वर की दी हुई है, मेरे को कुछ नहीं आता, सब वो करवाता है। उस टैलेंट की टोकरी में
नेगेटिव पॉजिटिव, बुढ़ा जवान, कॉमेडी, एंकरिंग, मॉडलिंग, सब कुछ है, जो मर्जी करवा लो मुझसे। तो मुझे वो सब करने का मौका मिलता रहा। सही बात। मैंने नेगेटिव किरदार बहुत किए, पॉजिटिव किए, बुढ़ा भी किया। एक फिल्म की थी जिसमें मैंने 108 साल के बुढ़े का रोल किया, मतलब वो 65 साल से लेके 108 साल की जर्नी थी। वो सब चीजें मतलब बहुत आनंद आया करने का, बहुत आनंद आता जा रहा है करने का। पर डिफरेंस क्या है दोनों में, आज के जमाने का शूट करना और जो पुराने जमाने दूरदर्शन के टाइम पे शूट करना? देखिए क्या होता है कि वो अलग जमाना था। मेरे को ऑलमोस्ट 40 साल हो जाएंगे इस फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने इंडस्ट्री को बहुत बार बदलते हुए देखा है। काफ़ी चीज़ें बदली, टेक्निकलिटीज़ बदली, लेकिन एक्टर को तो वही काम करना पड़ता। तब भी वही काम करना पड़ता था, आज भी वही काम करना पड़ता है। एक्टर को किरदार को जीना होता है। मैं तब भी किरदार को जीने की कोशिश करता था, किस हद तक जी पाता था वो ऑडियंस जानती है। आज भी किरदार को जीने की कोशिश करता हूँ, किस हद तक जीता हूँ वो भी ऑडियंस जानती है। टेक्निकलिटीज़ बदल जाती हैं। तब कैमराज अलग होते थे, अब कैमराज अलग होते हैं। तब लाइट्स अलग होती थी, अब लाइट्स अलग हो गई। ये सब बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, वो तो होना भी चाहिए, अच्छे के लिए बदलाव होता है। लेकिन इसमें मैं एक बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे समझ आई लाइफ में, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान समझदार वो होता है जो समय के बहाव के साथ बहता चला जाए। बहाव के अगेंस्ट नहीं रहे। करोड़ों में एक आदमी सक्सेसफुल होता है। उसके एग्जाम्पल भी है हमारी इंडस्ट्री में। मैं शाहरुख खान का एग्जाम्पल देता हूँ। तो हर कोई नहीं कामयाब हो सकता हो, तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे, यही कारण है कि हमारे कुछ सीनियर एक्टर्स, हमारे कुछ ग्रेट डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, वो अपने आप को नहीं बदल पाए घर में बैठे। हैं। जी बात सही। आपको घर बैठना पड़ेगा, क्या करेंगे, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। आपको जो नई पीढ़ी, नई सोच, आज नई जनरेशन है, नए नए डायरेक्टर आ गए हैं, नया नया ब्रेन है, कमाल सोचते हैं वो लोग, कमाल का कंटेंट आता है। अभी आज मैं सुबह ही एक सब्जेक्ट सुना, मैंने बड़ा अच्छा लगा मुझे, कमाल का सब्जेक्ट। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, उसने फिल्म बना रहे हैं तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो। उसमें मुझे रोल सुना रहे थे मेरे, तो मैं हैरान भी हो रहा था, यार इतना अच्छा सोचते हैं लोग। सोच बहुत अलग हो गई है। एब्सोल्युटली होनी भी चाहिए नेचुरली। मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को के बारे में देखता हूँ, मैं तो, मेरे लिए तो वो तो नहीं, छोटा सा गुलगुल सा बच्चा पैदा हुआ था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बड़ा हो गया है। आपकी फैमिली आपके फेम को किस तरह से लेती है? आई थिंक आई नो आपकी वाइफ आपको घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा ऐसे वो तो हर जगह ही ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। चले हाँ सही है ओके। मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है जब उसको कनाडा में लोग बोलते अरे आपके पापा, अरे आप, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा है। आपके बेटे को है ऐसा कि वो भी इंडस्ट्री में? नहीं, वो उसको शौक ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसके दोस्त हैं जबकि बड़े बहुत इंडस्ट्री की काफी लोगों के बच्चे हैं जो मेरे बेटे के साथ में पढ़े हैं। ये विबग्योर में, ये इधर इसी में पढ़ता था बच्चा, यहीं से पढ़ के अभी गया कनाडा। लेकिन उसको कभी मैंने उससे पूछा, बचपन में उसको बड़ा क्यूट था वो टचवुड, तो उसको एड फिल्में आती थी तो हम करवाते नहीं थे, इसको पढ़ने दो। तो अब उसका मैंने उससे पूछा भी, जब बड़ा हो गया तो करना है, कहता नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा मेरे लिए पढ़ाई, मेरे हिसाब से भी पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद ईश्वर करवाएगा, जहाँ उसको जाना है, अच्छी पढ़ाई कर ले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ना प्रीवियसली एक चीज बताई, जैसे आपका बेटा इंस्टाग्राम आपका संभाल लेता है, फेक फॉलोअर्स नहीं ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है, आपने बाय नहीं किए। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ये चीज को लेके, सोशल मीडिया में शोशा जो हम दिखावा करते हैं वो चीज को लेके? मुझे पता नहीं क्यों, सच बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ मैं, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, रत्ती भर पसंद नहीं है मुझे। तो लोग, मेरे दोस्त कहते हैं यार आप तो नखरे भी नहीं करते हो। मैंने कहा मुझे नखरा करना आता ही नहीं। क्यों? उसका कारण ये है, मैंने कभी भी अपने प्रोफेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रोफेशन को पंकज बेरी के ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रोफेशन मेरा अलग है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं काय को अपने सर पे लाद के घूमूंगा कि अरे मैं तथाचार्य, नो 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 नो, तथाचार्य बाहर, घर में मैं एक नॉर्मल इंसान। और वही मुझे अच्छा लगता है। मुझे इवन सेट पे भी मुझे लोग बोलते हैं अरे आप तो कभी, मैंने, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे आज तक मैंने नखरा नहीं किया। बहुत से एक्टर को देखता हूँ किसी का नाम लिए बिना मेरे आंखों के सामने सेट छोड़ के चले जाए, मैं नहीं कर, मैं जा रहा हूँ, अरे मैं देखता हूँ, मैं कमाल है यार, ये चला गया बताओ।
वो नहीं आया, उसको बुलाया नहीं, वो जूनियर आर्टिस्ट नहीं आया अभी तक, और मुझे बुला लिया आपने, मैं जा रहा हूँ, सेट छोड़ के चला जाता था। बहुत बार मैंने ऐसा देखा। मैंने कहा यार कमाल है, और जबकि उसके सामने मैं एक सीनियर एक्टर जो मतलब बैठा हूँ, मैं देखता मतलब, लेकिन मुझसे वो कभी नहीं होता नखरे में, कभी बिकॉज ये नखरे करके क्या कर लेंगे आप, कहाँ तक ही पहुंच जाएंगे। कहाँ, नहीं बेसिकली तो आप अच्छे इंसान बनिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, आपका जो काम है, आपने जिस तरीके के किरदार निभाए, जैसे बहुत अलग अलग है, और कभी कभी हो जाता है पता है कि एक मूवी स्टार इतना पॉपुलर और फेम में नहीं होता जितना एक सीरियल आर्टिस्ट हो जाता है। तो अभी जितने भी लोगों से मेरी बात हुई रिसेंटली, आज जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को भी बोले कि अरे आज मेरा एक सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट है, तो बोले अच्छा कौन है, तो मैंने बोला अच्छा आप तेनालीरामा देखते हो, बोले हाँ देखते हो, बोला तथाचार्य आ रहे हैं, तो बोले अच्छा तथाचार्य आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसा आज तक इंसान मुझे नहीं मिला है जिसने ये एक पर्टिकुलर एपिसोड नहीं देखा रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज वेल, बहुत सारे जैसे आपके शॉर्ट फिल्म्स हैं, उसमें भी आप बहुत पॉपुलर रहे हो। जैसे कल मैंने जो देखा था रिसेंटली, उसमें से मेरे को ऐसा लगा कि आपने जो किरदार निभाया था बहुत प्यारा था। वो भी ऐसा लगा कि हाँ ऐसा कोई एक घर में होना चाहिए जिससे हम कंफर्टेबली बात कर सके। उसके ऊपर आते, पर उसके पहले मुझे सोशल मीडिया के बारे में अभी भी आपसे बात करनी है। तो कभी आपको ऐसे नहीं हुआ कि मैं भी एक फेक फॉलोअर्स बाय कर लूं या कुछ ऐसा करूं, मैं ट्रेंड करूं? मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तेनालीरामा के दौरान पहले सीजन में बहुत फोन आते थे, सर इतने 1000 दे दो, इतने फॉलोअर हो जाएंगे, इतना। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, काय को, किस चीज के लिए? जो ऑडियंस जेन्युइनली प्यार कर रही है, जिसको मुझे प्यार करना वो करेगा। मुझे सोशल मीडिया, हाँ ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मे बी लोग कहते हैं कि आपके फॉलोअर्स होते हैं तो आपको आपकी कास्टिंग हो जाती है। अरे ये कौन सा तरीका हुआ यार, मतलब फॉलोअर, मतलब अगर किसी ने खरीद लिए 2 मिलियन फॉलोअर तो वो क्या स्टार बन जाएगा, उसकी कास्टिंग हो जाएगी? नहीं, आपकी औकात से, आपके टैलेंट से आपकी कास्टिंग होगी। तो मैं इस चीज को नहीं इसके अंदर तो कभी आपने सोचा नहीं आपको ग्रो करना है सोशल मीडिया? कभी नहीं सोचा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं डालता रहता हूँ पोस्ट में, तो मैं तो भलती पोस्ट भी डालता रहता हूँ, ऐसे पंकज बेरी का आज का सुविचार। मेरा बेटा बोलता है ये आप क्या सुविचार डाल रहे हैं? मैंने कहा ऐसे मेरे को थॉट आया, मैंने बोल दिया कि ऐसे नहीं, इंसान को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बस ये लाइन बोल दी। बोले ऐसा ऐसा डालना चाहिए। मैं कहा ठीक, आप डाल दो बेटा। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो आप एक काम करो, आईडी आप ले जाओ मेरी, वो डालते रहना। मेरे को नहीं आता, मुझे सच में नहीं आता। आई एम नॉट ए गैजेट फ्रीक पर्सन। मैं बहुत पुअर हूँ अगर इस मामले में देखा। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है जो मतलब, हाँ। So again coming back to your short films life, because आपने काफी सारे शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, आपको अगर चांस मिले तो और भी शॉर्ट फिल्म्स करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा मैं। इंटरेस्टिंग प्लॉट्स अभी आते हैं, लोग बोलते हैं। मैंने बड़ी अच्छी बहुत अच्छी मैंने शॉर्ट फिल्में की। कर्मा एक फिल्म है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। वो जिसमें वो हैंडीकैप के, हाँ, वो उसको लकवा मारा हुआ बाप को। वो कमाल का, वो भी कमाल का थॉट था कि आपकी करनी आपके सामने आती है। उसका एक एंड का शॉट मैं आपको बताता हूँ, सारी फिल्म समझ जाएंगे। बेटा अपने बाप को कंधे पे लाद के लेके जा रहा है, बाप चल नहीं सकता है, लकवा है, तो बेटे ने लादा हुआ है और वो जा रहा है, और जा रहा है समंदर की लहरों के बीच में जा रहा है, समंदर के बीच में जा रहा है। तो बाप उसको एक लाइन बोलता है, कहता बेटा मुझे यहाँ मत फेंकना, वहां फेंकना, क्योंकि मैंने अपने बाप को वहां फेंका था। कर्मा सामने है। हाँ, अब फिल्म वहां पे खत्म हुई कि उसने बेटे ने फेंका कि नहीं फेंका वो छोड़ दो, पता नहीं, वही फिल्म खत्म हो गई। इस लाइन के ऊपर फिल्म खत्म हो गई। लेकिन वो मतलब आई मीन टू से कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसी बड़ी अच्छी फिल्में करने का मौका पता नहीं ऊपर वाला झोली में डाल देता है, अच्छे किरदार आ जाते हैं। आई थिंक आपका जो एक बैक इन डेज व्हेन यू, ऑल्दो आप अभी भी काफी यंग हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, मैं अभी भी यंग हूं, आई एम जस्ट 26 एग्जैक्टली। आई थॉट कि आप 21 के ऊपर नहीं हो यार। नहीं, मैं इतना नहीं। अभी मैं बताता हूँ, मैं एक शो था, अगर आपको याद हो, वो आज भी पॉपुलर है, वो अमर हो गया। वो कुछ काम ना, कुछ चीजें अमर हो जाती हैं। जी। आपने एक शो का नाम सुना होगा, गुलशन गुलफाम। 1989 में मैंने किया था, कश्मीर के ऊपर। वो इमॉर्टल है, वो शो अमर हो चुका है, अभी वेव्स में भी चल रहा है। वो कमाल का शो था। वो हांजी लोगों के ऊपर था। वो हांजी कौन? जो हाउस बोट होती है ना कश्मीर में, हाउस बोट के जो मालिक होते हैं, उसके पीछे उनके छोटी बोट होती है, उसमें वो रहते हैं। उन लोगों की कहानी थी। मैं अभी दिसंबर में गया था केसी बुकाड़िया साहब की शूटिंग करने कश्मीर, 34 साल के बाद।
लॉन्ग टाइम। 1989 में गया था, 2 महीने रहा था, तब मेरी उम्र 25 साल 26 साल थी। तो फिर मैं गया, तो वहाँ जब मैं गया और लोगों को ये पता चला कि पंकज बेरी आया है, तो मेरा उस शो में नाम था कादिर, अब्दुल कादिर, कादिर के नाम से। तो उस टाइम पे, उस जमाने में जो 10-10 साल के बच्चे थे, अभी बड़े हो चुके थे, वो टूट के पड़ गए वहां पे लोग, अरे कादिर आया। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इतना प्यार, इतना बड़ा शो था ये, इतनी यादें हैं उस गुलशन गुलफाम की। तो वो सब चीजें जो है ना, ये यादें जो होती हैं आपको जवान रखती हैं। तो शायद वो चीज बहुत बहुत सही चीज कही आपने। और ये जैसे अगेन यू हैव गॉट लकीली अनदर वन जो अभी और भी आराम से ये चलेगा लंबा, डेफिनेटली। और इसके अंदर मुझे आपको पूछना था, आपके जो यंग एज में आपको व्हाइल यू वर एट द पीक, जब आप एकदम पहुंच रहे थे, तभी आपका एक एक्सीडेंट हो गया था। आई थिंक मैं आपके पुराने जख्म वो बड़ा नहीं चाह रहा हूँ, बट आपने मेरी वो दुखती रग को छेड़ दी। वो हाँ, वो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। वो थी फिल्म सैनिक, अक्षय कुमार उस फिल्म के हीरो थे, मैं विलन था, मेरे फादर साहब रंजीत साहब थे। उस जमाने की हिट फिल्म है, और उस वक्त मैं बहुत फिल्में कर रहा था। मेरी सैनिक आने से 2 साल पहले 1990 में एक फिल्म आई थी। मेरी 2 चीज़ें बहुत हिट हुई थी 1990 में, एक गुलशन गुलफाम और दूसरी मेरी एक फिल्म थी कॉलेज गर्ल। उस फिल्म के कारण मुझे बहुत फिल्में मिली, तो मैं यंग हॉट विलन बन गया था। मतलब आफ्टर एवरी 15 days आई वाज साइनिंग ए फिल्म। उस वक्त की मैगजीन होती थी ट्रेड गाइड, इंफॉर्मेशन, फिल्म इंफॉर्मेशन, है ना, उस पे हर 10-15 दिन के बाद एक न्यूज़ आती थी, पंकज बेरी साइंड फॉर दिस, पंकज बेरी एडेड इन दिस। तो बहुत फिल्में कर रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हाथ में 25-27 फिल्में थी रिलीज, मतलब ऑन फ्लोर, साइंड, ऐसी फिल्में। तो वो मेजर एक्सीडेंट हो गया था मेरा सैनिक में, जिसमें अक्षय कुमार बच गए थे, मैं लपेटे में आ गया था। अच्छा, वो साथ में थे? वो एक्शन चल रहा था मेरा और अक्षय कुमार का। वो अक्षय कुमार की बाय चांस नजर पड़ गई, जीप आ चुकी थी, वो जंप कर गया और मैं रिएक्शन में था, तो जीप मेरे ऊपर आ गई। तो ये डैमेज हो गई थी, ये फीमर, राइट फीमर, बाकी बच गया था। मतलब पेड़ था, पेड़ के और जीप के बीच में फीमर टांग आ गई थी। और जीप का जो बम्पर होता है, इतना मोटा लोहा होता है, इतना वो ऐसे टूट गया था, इतनी जोर से, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था वो। उससे नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। लेकिन मैं वो तब भी एक चीज मानता था, आज भी मानता हूं, शैतान अपना काम कर रहा था, भगवान अपना काम कर रहा था। शैतान ने अपना काम किया तो भगवान ने अपना काम किया, तो भगवान ने मुझे बचा भी लिया। शैतान ने अपना काम कर दिया। अगर बाय चांस वो फाइट मास्टर उस वक्त ये बोलता कि नहीं पंकज जी, अभी लास्ट ब्लो पड़ेगा तो आपको नीचे बैठ जाना है, अगर मैं नीचे बैठ गया होता तो फिर मैं बैठ ही गया, मैं खड़ा ही नहीं होता। पूरी जीप यहाँ पे आती सीधी, यहाँ पे आता है, हाँ, तो वो टांग के मैं खड़ा होता, खड़े होते। हाँ, तो भगवान ने बचाया, तो फिर खड़ा कर दिया मुझे परमात्मा ने। 4-5 मैंने 4-5 महीने बाद ही शूटिंग शुरू कर दी थी। तो मेरे लिए स्पेशली सिनेविस्टा वालों ने रोल लिखा था जुनून में, एक हैंडीकैप फादर ऑन व्हील चेयर। मैंने किट्टी गुडवानी के बाप का रोल किया था, तब मेरी उम्र थी 32 साल। मैंने 65 साल के बुढ़े का रोल किया था। वो बाप रे, 30 साल की उम्र में आपने। और मुझे वो उसमें काफी अवार्ड भी मिले थे, लेकिन उसने मुझे खड़ा कर दिया था वापस। तो बट आपको लगता है कहीं वो एक्सीडेंट की वजह से आपका जो एक रिदम था आगे बढ़ने का, वो एब्सोल्युटली। मैं हमेशा कुछ ऐसे बोलता हूँ, ये इंडस्ट्री में मैंने एक चीज नोटिस की कि इंडस्ट्री में सब आपके हैं, सब आपके हैं, कोई आपका नहीं। तब मैं समझ गया था, और मैंने तब इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को आटे को जैसे छलनी में छानते हैं ना, वैसे छाना था। तब मुझे समझ में आ गया था। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, डेस्टिनी, मेरे साथ ऐसा होना था, हुआ, तो परमात्मा ने मुझे बचाया। मैं तब क्या था, मैं उसको ऐसे हमेशा बोलता हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरा रिदम टूटा। यस, वो क्या हुआ था कि मैं ऐसा एक उदाहरण देता हूँ कि एक जंबो जेट है जिसके चारों इंजन स्टार्ट हैं, वो टैक्सी से चला और रनवे पे आ गया है। रनवे पे आके उसके चारों इंजन एकदम थर्स्ट पे हैं, थर्स्ट ले रहा है, और रनवे पे दौड़ रहा है, और टेक ऑफ करने वाला, टेक ऑफ करने से पहले एक्सीडेंट हो जाता है। वो मेरे साथ हुआ था।
मतलब अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद आज कुछ बात और कुछ होती, डिफरेंट हो सकता। हाँ, ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो वो होता, तो ये हो जाता तो वैसा हो जाता, फिर यहाँ जाने क्या हो जाता है ना। लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। एंड ऑफ द डे गॉड इज ग्रेट, जो परमात्मा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि हाँ, मेरा ड्यू शायद अभी बाकी है, इंडस्ट्री मुझे देगी, जरूर देगी। आई थिंक सो, मुझे मेरा ड्यू मिलेगा। आई हैव सीन योर वर्क, मैंने आपका जो काम देखा है। नहीं, मुझे लोग बोलते हैं अभी इंटरव्यूज होती रहती हैं, अरे आपको थोड़ा सा अंडररेटेड रखा गया। कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी तो शायद मेरी शुरुआत है। हाँ, पॉसिबल इट्स जस्ट माय बिगिनिंग। मैं, और ये सच बात है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ। जब मैं काम पे निकलता हूँ तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं तथाचार्य के एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैं उनको ये कहा करता था, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि तथाचार्य के कैरेक्टर में एनर्जी बहुत लगती थी, बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर था वो। तो मैं ऑलमोस्ट अभी 60 छूने वाला हूँ, तो कहते थे आप कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी, कहाँ से? तो मैं वो एनर्जी क्यों लेके आता था, वो इसलिए क्योंकि मैं ये हमेशा घर से मान के निकलता था सुबह कि टुडे इज माय फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है, मेरी शुरुआत है। तो वो चीज मुझे हमेशा एनर्जेटिक रखती है। अभी भी मेरी शुरुआत, आपका जो एटीट्यूड था चीजों को देखने अभी मुझे तो बहुत काम करना है, बहुत अच्छा काम करना करूंगा इंशाल्लाह। वो है, मालिक करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। और हो सकता है कि अभी जो आपको इतने सारे पॉडकास्ट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, पॉडकास्ट इज वन ऑफ द ग्रेट वेज जिससे आपको बहुत सारे लोग, मैं पॉडकास्ट, मुझे इतने आ रहे थे, मैं मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? मैंने पॉडकास्ट किया था 2 महीने पहले। हाँ। उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर आएगा, वो पूरा एक OTT आ रहा है, उसके लिए था। ओके। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ था। वो भी मैं थोड़ा घबरा रहा था। मुझे अपने आप से डर लगता है। डर क्या लगता है, मैंने शायद आपको कहा भी था कि मैं इतना भरा पड़ा हूँ अंदर, मैं बोल ना पड़ूँ, मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। हाँ। मैं चाहूँ तो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें कर सकता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, प्लस माइनस बहुत देखा मैंने, बहुत उतार देखे हैं, बहुत चढ़ाव देखे हैं, अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन देखे हैं, यादें हैं, बहुत यादें हैं इंडस्ट्री को। 40 साल चाहूँ तो एक किताब लिख सकता हूँ, लिखनी चाहिए। एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट थिंग। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। द लाइफ ऑफ एन एक्टर बाय पंकज बेरी। बहुत यादें, बहुत खट्टी, मीठी, कड़वी, सच्ची, बहुत चीजें हैं। मतलब मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। एक ऐसी स्टोरी, और शायद लिखूंगा भी, है ना। जब मुझे लगा कि मुझे अब इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, तब मैं लिख डालूंगा। That's good. तब मैं शायद लिख डालूंगा। मुझे आपको पूछना है ये चीज को लेके, मैनिफेस्टेशन पता है आपको क्या होता है? मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ओम शांति ओम के अंदर, हम जो चीज को शिद्दत से चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो उसको लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी वाइफ मुझे बहुत बोलती है, बिकॉज मेरा क्या है, मैं बताता हूँ आपको, मैं ना कभी मैं सच बोल देता हूँ। मेरी वाइफ बोलती है ऐसे मत बोला करो, ये ब्रह्मांड जो है वो सब सुनता है। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं अल्लाह दाता, मैं सब जो बोलता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अल्लाह दाता, रब, ईश्वर, पीर, गौर, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, दीनदयाल, ख्वाजा जी, गरीब नवाज, हाजी अली, शोबुद्ध, गुरु नानक देव मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु जी हैं, सब उनके अंदर समाये हुए हैं। मैं बहुत मानता हूँ परमात्मा को। और मैं, लेकिन थोड़ा पता नहीं, मैं मुंह फट हूँ, मैं सुबह मैं सोचता हूँ मैं नहीं बोलूँगा, फिर बोल पड़ता हूँ। मैं किसी को अगर बोलना ना कि तू आप अच्छे इंसान नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए इसको, फिर भी मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, वो गलत है। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि नहीं पंकज, और ये ब्रह्मांड सब सुनता है। और करेक्ट बात है, वो जो शाहरुख खान को जो आपने एग्जाम, वो सही बात है, ब्रह्मांड सुनता है। हाँ। तो मैं भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम रख दे रहे, हो रहा है। तो 2-3 चीज हम रख रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी एक बुक लिखने वाले हो। बिल्कुल लिखूंगा मैं, बिल्कुल। पर एक आपको वादा करना पड़ेगा, ये आइडिया आपको हमारे शो पे आया है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कबीर वानी पे ये आइडिया आया था आपको। मैं बिल्कुल बोल दूंगा, बिल्कुल। तो मैं सच में, मैंने कहा ना कि मैं इतना भरा पड़ा हूँ, पॉजिटिव बातें इतनी हैं, बहुत सी नेगेटिविटी भी मैंने दिखी है यहाँ पे, बहुत घटनाएं देखी हैं, बहुत अच्छे लोग देखे हैं, कुछ बुरे लोग भी देखे हैं, है ना, कुछ यादें हैं। मैंने एक शेर भी कहा था, वो क्यों कहा था, मतलब कमाल था वो। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तभी वो शेर का मजा आएगा आपको।
जब मेरा सैनिक फिल्म में एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेड पे था, नर्सिंग होम में था। तो बहुत इंडस्ट्री के लोग बहुत मिलने आते थे, बड़े बड़े लोग भी। और उस टाइम के दो बहुत बड़े प्रोड्यूसर, सुधाकर बोकाड़े साहब, मुकेश दुग्गल, उनका भी मैसेज आया, साइनिंग मोड भेजें कि खुद चल के आओगे। मैंने कहा मैं खुद चल के आऊँगा। मैं खुद चल के गया भी था, तब खैर मैं डैमेज पीस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं बेड पे था तो मेरा एक मैंने फिल्म, बहुत सारी फिल्में साइन कर रखी थी, तो एक फिल्म साइन कर रखी थी जिसमें मेरा प्रोड्यूसर था, बड़ा अच्छा आदमी था। तो एक मेरा दोस्त था जो मेरे प्रोड्यूसर का भी दोस्त था, मतलब कॉमन थे, मतलब मेरा प्रोड्यूसर को मेरा दोस्त भी जानता था, मैं भी जानता था। तो मेरा दोस्त मुझे मिलने आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस दोस्त का। वो आया, उसने आकर के देखा और जा करके फिर प्रोड्यूसर को मिला। प्रोड्यूसर बोलता क्या हाल है पंकज, प्रोड्यूसर तब तक नहीं आया था मुझे मिलने। क्या हाल है पंकज? अरे बहुत बुरी हालत है, दोनों टांगे टूट गई हैं, जबकि एक ही टांग पे लगी थी। अच्छा ऐसा? प्रोड्यूसर, हाँ तो यार उसकी तो मैंने साइन कर रखा, फिल्म शुरू करनी है, तो कैसे करेंगे? मुश्किल लग रहा है। क्या लगता है? प्रोड्यूसर ने पूछा कितना टाइम लगेगा? 4-5 साल लगेंगे। अच्छा तो फिर तो मुझे बदलना पड़ेगा। हाँ रिप्लेस तो करना पड़ेगा आपको अगर फिल्म शुरू करनी है तो प्रोड्यूसर ने बोला किसको लिया जाए, किसको लिया जाए? तो मेरे दोस्त ने बोला मुझे लिया जाए। खुद का। हाँ उसने अपने आप। तो वो मेरे प्रोड्यूसर ने आके मुझे बोले कैसा दोस्त है यार तेरा पंकज, ऐसा बोला वो। तो मैं कुछ नहीं बोला, मेरी आज तक मैंने अपने इस दोस्त को कुछ नहीं बोला वो बात। लेकिन मैंने एक शेर लिख दिया था कि मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मैं चंद दोस्तों से बहुत होशियार हूँ। वेरी पावरफुल। तो ये शेर मैंने तब लिख दिया था। Absolutely. वैसे मैंने कहा ना कि बहुत किस्से हैं, बहुत बातें हैं, बहुत। पर ऐसा जो किस्सा जो आपको एकदम आपके दिल के करीब है, जो आपको थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में सच भी बताए पर कंट्रोवर्सी में भी नहीं किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो भगवान सुनता है, अगर आप सच्चे दिल से बात करें वो सुनता है, उस तक बात पहुंचती है। आपका धागा होना चाहिए, आप किस तरीके से। घटना है वो स्ट्रगलिंग डेज की, 1987 की बात है। पैसे नहीं होते थे, कम हुए थे पैसे, खत्म हो गए थे। तो मैं जूह स्कीम में पेइंग गेस्ट रहता था, तो पैदल ही चला जाता था बच्चन साहब के बंगले से ऐसे घूमते घामते वो पृथ्वी थिएटर जो चले जाते थे, वहाँ जाके थिएटर से आए थे, ताजे थे, वहाँ दोस्तों के साथ खड़े रहते थे। तो ऐसे कभी दोस्तों से ले लिया करते थे, कोई दोस्त मुझसे ले लिया, 10 रुपये ले लेता था, कभी मैं ले लिया करता था। तो पता नहीं उस दिन मुझे ऐसा लगा यार पैसे थे नहीं और खाना खाना था, शाम का खाना खाना था। और मैंने कहा यार मैं नहीं मांगूंगा पैसे दोस्त से। मैंने अपने मन से मैंने बोला, मैंने कहा परमात्मा नहीं है, मैं भूखा सो जाऊंगा, मैं नहीं मांगू। मैं पैदल चल पड़ा अपने घर की तरफ जा रहा था। तो बच्चन साहब के बंगले से आगे से, प्रतीक्षा के आगे से निकलते हुए सीधे आगे गली निकलती है, वहां से मैं जाता था। लेकिन उस दिन मैंने वहां ना जाकर के लेफ्ट लिया, मैंने कहा मैं आगे से घूमते हुए चला जाऊंगा। तकरीबन रात को 8:30-9 बजे का वक्त था। तो वहां पे एक सुखमनी सोसाइटी है, उसके बाहर एक बेस्ट का बोर्ड लगा हुआ था, बस स्टैंड था। तो अंधेरा था, मैं खड़ा हो गया, वैसे पता नहीं जाके मैं खड़ा हो गया। मतलब वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे ऐसे। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड उदास था। और अंदर से मैं बात कर रहा था परमात्मा से कि परमात्मा डू समथिंग, कुछ करो, भूख लग रही है। और मन था सामने, वो कोने में ना कुल्फी वाला भी था, वो मटका कुल्फी मिलती है। मैंने कहा मन था कि मटका कुल्फी भी खाऊंगा, पता नहीं आई ऐसे। मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू, अंदर से बात कर रहा था। खैर एक बस आई, वो 3 लोग थे, वो बस में चढ़े और चले गए। तो मैं चलने लगा। तो मेरी आदत थी, मैं चलने से पहले ना ऐसे नीचे देख लिया करता था, जैसे आदमी होता है ना चलते चलते। तो मैंने क्या देखा, मेरे दोनों पैरों के बीच में 100 रुपए का नोट पड़ा था। अरे तेरी। मैंने देखा मेरे दोनों पैरों के बीच में 100 रुपए का नोट। और 100 रुपए उस वक्त 1987 बहुत बड़ा बिग डील। हाँ, बड़ा नोट था, बहुत पैसा था। मैंने वो 100 का नोट उठाया और मैं पहले तो 5 मिनट वहीं खड़ा रहा, कोई आ जाए भी, मेरा पैसे तो नहीं गिरे। कोई नहीं आया। मुझे लगा ये तो परमात्मा ने, थैंक यू गॉड। और मैं भागा उल्टे पांव वापस, और सीधे वहां जहाँ मैं खाना खाता था वहां जा करके मैंने मस्त ऑर्डर दिया। मैंने कहा आधी प्लेट मटन लाओ, आधी प्लेट ये लाओ और ये लाओ। और उस वक्त 20-25 रुपए का मैंने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया। और फिर मैं वापस आया और कुल्फी वाले के पास गया। मैंने कहा 5 रुपए की कुल्फी खाई मैंने। और मैं मतलब फिर मैं घर आ गया हंसते खेलते मुस्कुराते हुए।
तो फिर मुझे उस वक्त लगा कि यस, उससे कनेक्शन होना चाहिए, वो सुनता है। एकदम सही से अगर आप कनेक्ट कर लो, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन वाली बात, कनेक्शन वाली बात है। हाँ, वो सुनता है। तो जो पंकज बेरी जिनका कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है मेरे हिसाब से, आपके जो नॉलेज है, आपके एक्टिंग स्किल्स है, और आपको जो किरदार नहीं मिले, मिस हो गए, आज के बाद से वो किरदार आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि Yes, of ये course, आपने of course, ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। बताई है, और ये परमात्मा यस यस यस, वो है ऊपर, मुझे मालूम है वो करवाएगा, Absolutely. वो करने कराने वाला वो है। अभी मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, वो सही बात है, वो अक्षय कुमार का भी था, आमिर खान का भी था, मिथुन दा का भी था, वो करेक्ट है। इस इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी बात बोली थी आमिर खान ने कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम आपको आता है, बड़ी मेहनत करते हैं आप, सब है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी नसीब। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नसीब वाला भी अपने आप को मानता हूँ कि आज 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी एक्सीडेंट से मैं उठ गया, मुझे लगा था कि इंडस्ट्री मुझे हाथों हाथ लेगी, सुना था कि इंडस्ट्री हाथों हाथ ले लेती है, लेकिन शायद मुझे नहीं लिया। लेकिन परमात्मा मेरे साथ था, परमात्मा ने मुझे फिर खड़ा किया, मैं काम करता चला गया। 1992 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ना जाने मैंने कितने शोज कर दिए, कितनी फिल्में की, कर रहा हूँ काम, आज भी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने, अलमाइटी ने, उस परमात्मा ने, उस ब्रह्मांड ने सोचा हुआ मेरे बारे में, वो मुझसे वो उस काम जरूर करवाएगा जो मैं करने के लिए आया हूँ। और आई थिंक आप मैं सच आगे जाके और मेरे मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या करने चाहते हैं इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्री में आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, मैं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट, मतलब कंट्रीब्यूट क्या, मतलब मेरी क्या औकात है कंट्रीब्यूट करने की, लेकिन कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ, ऐसा काम करके जाना चाहता हूँ जिसको लोग हमेशा याद रखें। बोले ये दो चीजें, मतलब मेरे को वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हुई कि एक तो इंसान मेरे जाने के बाद, मैं जब आपके यहाँ से उठ के जाऊं, वो इंसान की कमाई क्या होती है, वही तो होती है, मैं उठ के जाऊं और आप मेरी पीठ के पीछे बोलें अच्छा आदमी है, अच्छा एक्टर है और आदमी भी बहुत अच्छा है, सही बात, ये मेरी कमाई है। अगर मैं यहाँ से उठ के जाऊं और आप मेरे पीछे, अरे यार कैसा आदमी था यार, तो वो मेरी मतलब मेरी कमाई वही है कि मैं अच्छा इंसान है, अच्छा एक्टर है। तो मैं एज एन एक्टर अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करके जाऊँ जिसको लोग याद रखें। आपको लगता है, थोड़ा मैं आपको ऐसा एक सवाल पूछने वाला हूं, शायद आपको बुरा लगे, आपको लगता है आपकी अच्छाई ने आपको पीछे छोड़ दी? ये भी लोग ये भी कहते हैं, मुझे कहा बहुत लोगों ने कि आप बहुत अच्छे हैं, शायद आप इसका भुगत रहे हैं। शायद मैं बहुत अच्छा हूँ, इस वजह से आज 40 साल से सर्वाइव भी कर रहा हूँ, शायद यही वजह है। मैं उसको, सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं उस तरीके से ले रहा हूँ। मेरा तो कोई नहीं था ना इंडस्ट्री में, मैं तो 1500 रुपये लेके आया था, मेरा कौन था, कोई नहीं था इंडस्ट्री में, मेरा से वही था। मेरे को तो हाँ इतना था, मुझे इतना जरूर था कि मुझे अपने टैलेंट पे विश्वास था कि मैं परमात्मा ने मुझे टैलेंट दिया, बहुत अच्छा टैलेंट दिया। ये मैं तब देख चुका था थिएटर में, जब मैंने लकीली मैंने बेस्ट ऑफ द थिएटर किया, मैंने बहुत कमाल का थिएटर किया, मैंने बहुत बेहतरीन प्लेस किए। मैं उनका अगर जिक्र कभी फिर करूंगा, कमाल का प्लेस किया मैंने। तो मैं तो नहीं आता सिनेमा में, आता ही नहीं अगर मुझे थिएटर थोड़ा सा पैसा दे देता। मुझे अगर रोजी रोटी थिएटर से मेरी चल जाती तो मैं सिनेमा में बिल्कुल नहीं आता। बट इवेंचुअली आई थिंक थिएटर अब वैसे ही अंडररेट हो गया। तो अभी वैसे भी थिएटर में ज्यादा काम है नहीं ना, कि आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तो थिएटर ने भी पैसा देना शुरू कर दिया। अच्छा ऐसे, ओके, अभी उस वक्त नहीं था, थिएटर उस वक्त नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 1985-86 की, जब मैंने ड्रामा में डिप्लोमा कर लिया, ड्रामा में MA कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। फिर मैंने श्रीराम रेपेट्री ज्वाइन किया था मैंने, 800 रुपये पर मंथ पे, मतलब वहाँ पे ग्रेड थे ABC और अप्रेंटिस। मैं अप्रेंटिस ही था, मैं न्यू भर्ती था, तो 800 रुपये महीना। तो लेकिन मैंने वहाँ का माहौल देखा, मुझे जमा नहीं। मैं 16 जून को मैंने ज्वाइन किया था, 17 जून को भाग गया था। तो मैं हाँ, मतलब हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि अगर मैं बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत से काम करता था थिएटर में। तो आज भी अगर आपको थिएटर का अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जाएंगे? बिल्कुल करूंगा। आपको इसलिए लगता है कि थिएटर ज्यादा डिफिकल्ट है करना रेदर देन? एब्सोल्युटली, थिएटर तो सब टफेस्ट जॉब, सबसे मुश्किल काम है थिएटर करना है। सिनेमा तो एक्शन कट है। अभी आपने, मतलब मैंने ठीक नहीं बोला, आपने कट किया, आप ही रिटेक ले लेंगे आपने, मतलब मेरा एज एन एक्टर अगर मैं कोई शॉट दे रहा हूँ, आप डायरेक्टर हैं, मतलब आप 50 रिटेक ले लेंगे, 70 ले लेंगे, 80 ले लेंगे, तो 99 टेक आपको अच्छा मिल जाएगा, वो आप सिनेमा में दिखा देंगे, लोग बोलेंगे वाह 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 क्या। सही बात है।
थिएटर इज द टफेस्ट हाँ, जॉब, जहाँ पे वन absolutely. टाइम आप स्टेज पे गए बस खत्म। वहाँ को ऐसा तो है नहीं कि मैंने गलत कर दिया तो मैं ऑडियंस को बोलूंगा सॉरी मैंने गलत कर दिया मैं वापस कर रहा हूँ, नहीं। हाँ। आपको वन टेक वन गो में आपको जाना है। आपके थिएटर में कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार। हाँ। मैं 2-3 बार ऐसे, मैं दून स्कूल में हैप्पी डोरस थिएटर, वहाँ पे हम लोग शो कर रहे थे हीर रांझा में, मैं रांझा तब कर रहा था। तो हमारे एक वहाँ पे सैदा कैरेक्टर था, उसने वो गड़बड़ कर दिया था, उसके कारण प्ले जाना इधर था वो चला गया इधर, तो मैं कैसे समझदारी से चालाकी से उसको वापस लेके आया था। हाँ, okay. चलते प्ले के अंदर चलते play के अंदर, हाँ। इम्प्रोवाइज करके, इम्प्रोवाइजेशन होता है, थिएटर okay. तो बहुत कमाल की चीज है। थिएटर दैट इज द रीजन, मैं कभी मुझसे कोई पूछता है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं बोलता हूँ पहले थिएटर करो। हाँ। थिएटर मतलब कुछ ना कुछ सीखो, थिएटर की ट्रेनिंग लेके आओ, नहीं तो थिएटर करके आओ ताकि आप थोड़ा पॉलिश हो जाए, है ना। एक्टिंग को लोग मजाक समझ लेते हैं, एक्टिंग बहुत मुश्किल। बट हाँ, थिएटर नहीं नहीं, एक्टिंग बहुत मुश्किल। एक्टिंग तो एक्टिंग इज समथिंग। मुझसे किसी ने सवाल किया कि एक्टिंग करना कैसा लगता है आपको, एक्टिंग मुश्किल है कि आसान है? मैंने कहा एक्टिंग करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। आप कैसे लेते हैं उसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिंग इज द टफेस्ट जॉब। एब्सोल्युटली। अभी मैं आपकी ही बात ले लो, द वे यू आर राइट नाउ, मेरे सामने आप जैसे बैठे हो, आप जैसे आए, मैं आपको एज अ तथाचार्य नहीं इमेजिन कर सकता, पर आपने जो वो किरदार निभाया है इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। आपको बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि त्रासदी है, ये ट्रेजेडी है कि शौकी एक्टर बहुत है। नहीं, एक्टिंग मेरा शौक नहीं है, मुझे गुस्सा, पैशन है। मुझे बुरा लगता है कि बोलता है ना एक्टिंग मेरा शौक है, और मैं नो 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 नो, एक्टिंग नॉट माई हॉबी, ये मेरा पैशन है, मेरी रोजी रोटी है, ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है कि आपने डायलॉग ठीक बोल दिया, बिना फंबल किए बोल दिया, मेकअप आपका अच्छा है, बढ़िया बात, आप उठते बैठते सोते खाते पीते नहाते धोते आप अच्छे लग रहे हैं, गरीबी में अमीरी में अच्छे लग रहे हैं, मेकअप अच्छा किया हुआ है, डायलॉग आपने सही बोल दिया तो आप बहुत अच्छे। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। एक्टिंग इज द टफेस्ट जॉब। एक एक्टर को अपने कैरियर में ना जाने कितनी मौतें मरना पड़ता है। एग्रीड। आप हर बार, मैंने तथाचार्य को जिया, जितना भी जिया वो मेरी वो पैमाना पब्लिक के पास है, कितने % मैंने जिया वो पब्लिक ने नाप तोड़ लिया, लेकिन मैंने कोशिश तो की, किसी हद तक तो मैंने जिया। अब तथाचार्य खत्म, अब नया कैरेक्टर जीऊंगा, नया कैरेक्टर मुझे फिर से जीरो से शुरू करना है। आप जब भी शूट पे रहते हो, जैसे आप तथाचार्य के कैरेक्टर में रहते हो, तो क्या पूरा दिन जब भी शूट नहीं चालू है तब भी आप उसी की तरह बिहेव करते हो? नहीं, ऐसे नहीं, आप चेंज हो जाते हो? अरे कि बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं वो तथाचार्य है, बाकी पंकज बेरी। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि बोले नहीं ये मेरा रोल है। मैं घर आकर के तथाचार्य थोड़ा ना बनूंगा, घर आके मैं नॉर्मल पंकज बेरी, घर आके बीवी मारेगी बोले, कंधे झुके होते हैं मेरे, ऐसे आ जाता। तो ये चीज से मुझे याद आया, मैंने बोला मुझे भी एक्टर बनना है, मेरी बीवी एब्सोल्युटली नहीं बोले कि तू पॉडकास्ट ही सही कर रहा है। होम मिनिस्ट्री इज वेरी पावरफुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट इज डेफिनेटली मच मोर रिक्वायर्ड आज की तारीख में। I have some more questions आपके लिए कि आपको लगता है कि is there more good in the Indian cinema or is it more evil in Indian cinema? Good. It's more good there. और अच्छाई ज्यादा है कि बुराई ज्यादा है? देखिए, दो चीजें तो हमेशा साथ चलेंगी जीवन में, जहां भी आप जाएंगे अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलेंगी। कभी ये तो तराजू है, थोड़ा ये पलड़ा भारी, कभी ये पलड़ा भारी। आप कैसे संभल के चलते हैं वो आपके ऊपर है, मुझे किस तरीके से संभल के चलना है वो मेरे ऊपर है। मैं अपनी बेसिक नेचर को कभी नहीं बदल सकता। क्या आप अपने खून को बदल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बदल सकते। मैं जो हूं वो हूं। अगर मैं अच्छा हूं, पैदाइशी संस्कार मेरे अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, वो कभी बदल नहीं सकते। हाँ, अगर मेरे संस्कार बुरे हैं तो वो बुराई तो हमेशा रहेगी। हाँ। वो पलड़ा कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, तो संभल के चलना चाहिए। मैं तो हमेशा बहुत लोगों से जब भी हमने बात की, उन्होंने बोला है कि अरे हाँ, पे हमारा रह गया है, पुराने हमारे काम का पे नहीं दिया है हमें, और वो तो ठीक है, वो चलता है। अच्छे बुरे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। मैंने कहा ना कि प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल पीपल ये तो मिलेंगे आपको। हाँ, ऐसा बहुत मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे पैसे नहीं मिले, मैंने कितने पैसे छोड़ दिए,
कितने लोगों के पैसे मैंने छोड़ दिए, मुझे तो याद भी नहीं पड़ता है कितनी फिल्मों के पैसे मैंने नहीं लिए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ फिल्में मैंने साइन की थी, साइनिंग अमाउंट था, कुछ प्रोड्यूसर ने साइनिंग अमाउंट वापस मांग लिया, मैंने दे दिया। मतलब वो लेवल तक हाँ, मैंने दे दिया। मैंने कहा लीजिए सर, आपका कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। आपने रिप्लेस किया, मुझे रिप्लेस कर दिया गया कई फिल्मों में, किसी में गुलशन ग्रोवर आ गए, किसी में मोनीश बैल आ गए, किसी में कोई आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब ठीक। मैं इंडस्ट्री रुकेगी थोड़ी ना, किसी इंडस्ट्री किसी के लिए नहीं रुकती है, किसी के लिए भी नहीं रुकती है। जब मेरे सबसे फेवरेट किरदार, जिनको सबसे बड़ा एक्टर मैं मानता था, उनकी डेथ हुई थी, इंडस्ट्री रुक थोड़ा ना गई थी, इंडस्ट्री चलती चली गई, है ना। मैं बोलूँ मेरे लिए संजीव कुमार मर गए तो इंडस्ट्री खत्म हो गई ना, इंडस्ट्री चलती रही। इंडस्ट्री चलती रहेगी, इंडस्ट्री थोड़ा ना रुकेगी। आपने कभी सोचा है कि ऑफ कोर्स एक्टिंग तो काफी अच्छी करते हो, जो आज के नए जनरेशन के लोग हैं उनको आप एक्टिंग सिखा सकते हो या एक्टिंग स्कूल डालने का ऐसे कुछ? हाँ, मुझे बहुत बार ऑफर आती है, मैं जाता भी, कई बार मैंने जाके मैं जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, कल भोपाल जा रहा हूँ, एक वहाँ पे किसी मेरे डायरेक्टर मित्र ने एकेडमी खोली, तो एक स्मार्ट क्लास ले रहे हैं, तो मैंने उनको मैसेज भी दिया, मैंने कहा मैंने स्टूडेंट्स को, मैं आ रहा हूँ एक स्मार्ट क्लास में, कि मैं ये स्मार्ट क्लास लेने नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने विचार आदान प्रदान करने आ रहा हूँ। ये क्लास क्या लूंगा, मैं कौन होता हूँ किसी को एक्टिंग सिखाने वाला, मैं खुद सीख लूँ उतना ही काफी है। मैं क्या एक्टिंग सिखाऊंगा, एक्टिंग कभी सिखाने से नहीं आती है सर, कभी नहीं आती है। वो बकवास करते हैं लोग जो कहते हैं हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे, नहीं, एक्टिंग गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ आपकी पॉलिशिंग होती है। हाँ राइट, सही बात है, पॉलिशिंग होती है। आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोई ड्रामा डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे पॉलिशिंग होती है, आपको बारीकियाँ सिखाई जाती हैं कि आपके क्राफ्ट, आप ये जो क्राफ्ट है, इस क्राफ्ट की बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कौन कितना गेन करता है, वो कौन कितना लेता है, ये तो गॉड गिफ्टेड है टैलेंट। मतलब Nothing that कोई घुट्टी, ऐसी हाँ। कोई घुट्टी नहीं है कि मैं घोल के पिला दूंगा और वो एक्टर बन जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी अगर ऐसा होता तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हर साल 20 नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी प्रोड्यूस करता है। एग्री, करेक्ट सर, सही बात है, सिंपल, सही बात है, हाँ, एब्सोल्युटली। आप आज के जनरेशन को अगर एक ही सलाह देना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन एक्टर, तो आप क्या दोगे? मैं हमेशा बोलता था और हमेशा बोलता हूं कि आप अपने आप को खुद बेस्ट एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज कीजिए कि क्या आप जो काम करना चाहते हैं लाइफ में, एक्टिंग क्या कुछ भी काम करना चाहते हैं, क्या आप डिजर्व करते हैं, क्या आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। क्योंकि सबसे बढ़िया जज अपने आप को आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा। अगर आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, अगर आप एनालाइज कर सकते हैं तो फिर आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि यस मैं कर सकता हूँ, और रियलाइज हो जाएगा तो फिर फाइनलाइज कीजिए, बढ़िया, आगे कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं रोक सकता। एनालाइजेशन, रियलाइजेशन और फाइनलाइजेशन, बस हो जाएगा काम। एनालाइजेशन, रियलाइजेशन, फाइनलाइजेशन हो गया ना फाइनल। आपने एनालाइज कर लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको ये रियलाइज हो गया कि यस मैं इसमें परिपक्व, तो फाइनलाइज कीजिए, बढ़िया, आगे फिर कौन रोकेगा। अच्छा ना, ये ARF फ्रेमवर्क बाय पंकज बेरी। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा कोई सलाह मांगता हूँ उसको यही सलाह देता हूँ, एंड डू गुड एंड बी गुड। ये मैं हमेशा मानता हूँ कि डू गुड एंड बी गुड। अपने बट अगर हम आपको मैं थोड़ा सा ना प्रीवियसली ले जाता हूँ आपके गांव के अंदर वापस, पंजाब में हम जाते हैं वापस। जैसे पंजाब में बहुत सारे म्यूजिक वाले बहुत रहते हैं, वहाँ पे सारे म्यूजिक बता रहे थे। इसके पहले भी हम जो पॉडकास्ट चालू होने के पहले हम बात कर रहे थे अबाउट पंजाबी म्यूजिक। आपने कभी सोचा पंजाब जाओगे वापस और म्यूजिक करोगे वहाँ पे कि नहीं, थोड़ा कुछ हिप हॉप? पंजाब से बेसिकली मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी बहुत खूबसूरत बोलता हूँ मैं पंजाबी फिल्मों से वाबस्ता भी रहा है। मैंने बहुत साल पहले भी 2-3 फिल्में, मेरी जो लाइफ की पहली फिल्म थी इस मीडिया में, वो बाइलिंगुअल फिल्म थी और बहुत बड़ी फिल्म थी। बहुत बड़े मेकर ने फिल्म बनाई थी, सागर सरहदी साहब का नाम सुना होगा, जिन्होंने कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, ये सब फिल्में यश चोपड़ा के वही लिखते थे। बाजार फिल्म जिन्होंने बनाई थी, वो सागर साहब उस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे। बाइलिंगुअल फिल्म थी, हिंदी में उसका नाम था अगला मौसम, पंजाबी में उसका नाम था वगदे पानी। तो उसमें पंकज कपूर भी थे, सुप्रिया पाठक थी, अमर नूरी आज की तारीख में, राजेंद्र गुप्ता, बहुत बढ़िया। तो मेरा मैं वन ऑफ द हीरो, एंटी हीरो, मतलब मैं थोड़ा इंटरवल तक पॉजिटिव कैरेक्टर था, उसके बाद नेगेटिव हो जाता हूँ। वो मैंने
तब भी पंजाबी फिल्म की थी, लेकिन वो आज तक वो फिल्म दोनों रिलीज नहीं हो पाई सागर साहब की, लेकिन मैं उसकी वजह, उस फिल्मों की वजह से मैं बॉम्बे पहुंच गया था। अच्छा। एनीवे, तो मैंने वो पंजाबी फिल्म उस दौर में भी की थी 2-3। फिर अभी मैंने एक फिल्म की थी सीतो मरजानी, जो बहुत पीटीसी के लिए बहुत पसंद की गई, और मैं सच में पंजाबी सिनेमा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पंजाब, मैं आपके माध्यम से मैं अपनी बात पंजाबी सिनेमा वालों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं पंजाबी बहुत सोहनी बोलदा है, मैं बहुत चंगी गल करदा पंजाबी, मैनूं पंजाबी बहुत सोहनी बोलनी आती है। आई वांट टू डू सम गुड पंजाबी सिनेमा। पता नहीं वो क्यों, आई डोंट नो, शायद वो उनको लगता है कि नहीं बॉम्बे से बुलाना पड़ेगा या कुछ कारण होगा, पता नहीं। तो देखो, आपने टेक ओवर हो सकता है, डर हो सकता है आपने टेक ओवर कर लिया तो क्या करेंगे? टेक ओवर कौन करता है? ठीक है, बोले सब बोले आए रे, तो बोले हर मूवी पंकज बेरी को जा रही है, मैं हर जाऊंगा तो शो हाँ, पंकज बेरी को जा मैं रहा है। अगर करूंगा तो अपने हिसाब से अच्छा काम करूंगा, और जो जिसको अच्छा लगेगा कि हाँ पंकज बेरी की जरूरत है वो लेगा मुझे अपनी फिल्म में, और जिसको लगेगा मुझे पंकज बेरी को नहीं फला एक्टर को लेना वो उसको लेगा। किसी को इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हर आदमी अपने अपना हक के लिए अपनी अपनी किस्मत का, अपने अपना हिस्से का काम कर रहा है, उसको करना चाहिए और करते रहने देना चाहिए, किसी को भी, है ना, आना चाहिए सबको। तो मैं जरूर करना चाहूँगा। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, मैं पैदा हरियाणा में हुआ, पला बड़ा, स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब हरियाणा से हुई, पंजाबी बोलता हूँ। ओके, बट आई हर्ड दैट कि आप काफी अच्छी पंजाबी बोल रहे थे। हाँ, और ये हमारा मैनिफेस्टेशन था, तो आज कबीर वानी पे हमारे 3-4 मैनिफेस्टेशंस हो चुके हैं। एक तो सबसे पहले आप बुक लिखोगे सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा जो आप अपना पंजाबी फिल्म्स के अंदर आप बिल्कुल करूंगा, अच्छा पंजाबी सिनेमा आप करोगे, है ना। और तीसरा और ये भी मैनिफेस्टेशन है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा काम अभी करना बाकी है। There you go, yes, absolutely. And then the third one is I feel that के आपके followers 1 लाख millions में होने चाहिए। वो हो जाएंगे अब ये होना चाहिए। शायद आपका पॉडकास्ट किया तो इसको देखने के बाद Absolutely, I completely agree. एक ना बहुत सा इम्पोर्टेंट सा सवाल है मुझे आपके लिए, बिकॉज आप इतने टाइम से ये इंडस्ट्री में हो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड नेपोटिज्म, यू नो, जो एक्टर्स के बच्चों को लिया जाता है और हो जाता है। क्या लगता है वो बहुत सही है, और कि नहीं वो भी डिजर्व करते हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं? जैसे आपने बोला ना, एक्टिंग एक पैशन है। ठीक है, हर जगह पे होता है सब, इसमें क्या कर सकते हैं आप। मतलब मेरा बेटा, अगर आज मैं एक्टर हूँ, बिना किसी सहारे के यहाँ पे आया, हाँ मेरा सहारा एक ही था, ऊपर वाला और मेरा टैलेंट, तो मैं पहुँच गया यहाँ पे, मैं एक्टर बन गया। अब ईश्वर ने जिस भी मुकाम पे पहुँचाया है, जहाँ भी आज मैं खड़ा हूँ, और आगे भी ईश्वर पहुँचाएगा। अब मेरा बेटा कल को बोलेगा कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, तो मैं उसको पहले तो बोलूँगा कि ये पैमाना है, इस पैमाने पे खरे उतरो आप, ये सब सीखो, समझो, परखो। फिर मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को भी ये बोलूँगा कि एनालाइज करो कि आप कर सकते हो कि नहीं, पहले उस चीज़ को देखो आप, है ना। फिर वो करना चाहेगा, उसको हर पैमाने पे वो खरा उतरेगा, तो मैं और वो करना चाहेगा तो बिल्कुल करना चाहिए। तो इसमें नेपोटिज्म ठीक है, अगर क्या उसमें क्या बुरा क्या है, मतलब ऐसा तो सही भी है, गलत भी नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है ना, इसमें क्या। अगर अब हाँ ये है कि थोड़ा सा एक जरूर मैं जरूर मान लेता हूँ इस बात को, हाँ, कि अगर आप इसी इंडस्ट्री में हैं और इसी इंडस्ट्री में काम करते करते आपका बेटा भी आ जाता है, बेटी भी आ जाती है, तो ये है कि उसमें इतना तो एंड ऑफ द डे तो उसको अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। करेक्ट, हाँ। चाहे वो काबिल है कि नहीं, अगर वो लड़का है या किसी की बेटी है या बेटा है किसी एक्टर का, वो तभी चलेगा या चलेगी अगर वो साबित करेगा या करेगी कि वो टैलेंटेड है। नहीं है तो फिर वो ऑडियंस बाहर बिठा देगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑडियंस का प्यार नहीं मिलेगा। हाँ, बस खत्म बात है बेसिकली। तो ये कि इतना जरूर हो जाता है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक सहूलत मिल जाती है ना, आपका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाता है। एक और सवाल जो मेरे को है आपके लिए, अब अचानक में ये माइंड में, आपने बताया अर्लियर जब हम पॉडकास्ट के पहले बात कर रहे थे कि आपने ओम पुरी साहब के साथ भी काम किया, जैसे उसमें बोल रहे थे, तो डिफरेंस क्या है जो उनके साथ काम करने में और आज जो आप यंगस्टर्स के साथ काम करते हो, जैसे कृष्णा भारद्वाज है, मानव गोयल के साथ आपने काम किया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज पीपल नेम एंड जो अभी आजकल बच्चे हैं, जो न्यू सीजन 2 के तेनालीरामा में जो बच्चे आए हुए थे, उसके हिसाब से?
मैंने कहा, जैसे आपको कहा कि अब अमरीश पुरी साहब का आपने नाम लिया। अमरीश पुरी साहब बहुत प्रोफेशनल एक्टर, मैं उनको कब से देख रहा हूँ। मैं तो जैसे मैंने आपको किस्सा बताऊं कि मैं बचपन में जब मैं छोटा सा था, पिंजौर गार्डन में मैं रहता था पिंजौर में, तो वहाँ पे ज्ञानी जी हिंदी में फिल्म थी और पंजाबी में उसका नाम था सत श्री अकाल। उसकी शूटिंग 15 दिन चली थी, तो मैं वहाँ जाता था, देखता था, रोज जाके भाग के शूटिंग देखता था। तो मैं अमरीश पुरी साहब सरदार बने हुए थे, इधर खड़े साथ साथ में, उधर सामने सुनील दत्त साहब, रीना रॉय बैठी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बैठे हैं, प्रेमनाथ जी बैठे हैं सब। तो मुझे लगा ये पता नहीं कौन पहलवान खड़ा है, मैं ऐसे थे। कट्टू कुछ सालों के बाद मैंने वो हम पांच फिल्म देखी, तो वो अमरीश पुरी उसमें मैंने देखा कि बड़े अच्छे कमाल के एक्टर हैं ये, बड़ा अच्छा। और कट्टू उन्हीं दिनों में मैंने वो पंजाबी फिल्म भी देखी टेलीविजन पे, सत श्री अकाल। अरे मैंने कहा ये तो वही एक्टर हैं वो जो मैंने जिनको देखा करता था। तो सत श्री अकाल में विलन थे वो, लेकिन अपकमिंग थे, आ रहे थे तब। लेकिन वो अब अमरीश पुरी साहब एट द एज ऑफ 52 उनको क्या ब्रेक मिला था हम पांच में, कहाँ से कहाँ उनकी ग्रोथ हुई। फिर मैंने तमस, जब पहली बार बॉम्बे आया, मैं काम कर रहा था मैं तमस में पहली बार, तब मैंने उनको देखा, बड़े नज़दीक से देखा। फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला। भारत खोज में भी उन्होंने 2-3 स्टोरीज की, मैंने तो खैर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 11 रोल किए थे उसमें। तो फिर मैंने अब जैसे ये मुझे कुछ कहना फिल्म में मैंने काम किया साथ में, उनके दिव्य शक्ति में काम किया साथ में, एक और फिल्म थी, 2-3 फिल्मों में साथ में काम किया। तो वो अलग उनका प्रोफेशनलिज्म था, वो कमाल के एक्टर थे। अब नई जो पौध आती है, नए एक्टर जो आते हैं, हर किसी में प्लस माइनस होता है। उसमें अभी क्या है कि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक्टिंग को शौक मानने लगे हैं, कि एक्टिंग मेरा शौक नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है एक्टिंग करना। आपको लगता है कि जो डेडिकेशन, हार्डवर्क वो जमाने में होते थे, वो आज कम हो गए थोड़े? हाँ, लेवल थोड़ा सा अगेन पर्सन टू पर्सन। अभी भी कई एक्टर ऐसे हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कई हैं जिनको लगता है कि बहुत अच्छा है, मैं अच्छा लग रहा हूँ, बस हाँ बस हो गया, वेरी गुड, चलो हाँ मैं जा रहा हूँ बस। तो मैं कभी कभी मैं भी सोचता हूँ ऐसा, मैं देखता हूँ यार कमाल है यार, ये बड़ा इंडस्ट्री में तो कमाल है, मैंने क्यों इतनी झक मारी थिएटर में, मैंने डिप्लोमा किया, मास्टर डिग्री ली, मुझे भी शक्ल देखनी चाहिए थी शीशे में, बड़ा हैंडसम लग रहा है, चलो बॉम्बे चलते हैं। आपके हिसाब से, बिकॉज यू वेंट थ्रू, एक आपका जो सीन हुआ जहां पर आप एक्सीडेंट हो गया आपका अनफॉर्चुनेटली, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की तारीख में। जैसे हम कैसे होता है कि एक हम ऊंचाई पे रहते हैं तो बहुत पैसे आते हैं, पर हमारे को कैसा होता है, शोशा होता है, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बड़े बड़े घर खरीद लिए, पर ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास मूवीज नहीं है, काम नहीं है। तो वो टाइम के ऊपर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या अलग तरीके से करना चाहोगे और कैसे करते हो? बिकॉज आपका वे बहुत अलग है, मुझे बहुत यूनिक है। मुझे एक्चुअली क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि इंसान को हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, हमेशा, क्योंकि समय बता के कभी नहीं आता है कि अभी मैं ऐसे आ रहा हूँ, अभी ऐसे आ रहा हूँ। तो आपको अच्छे बुरे समय के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप अच्छे समय में 10 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 5 रुपए बचा के रख लेने चाहिए। हो सकता है कल को बुरा समय भी आ सकता है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, कब पहिया सर्कल घूमेगा, सर्कल ऑफ लाइफ जो हमारी बात है। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। लोग पूछते हैं कि कल आप क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ जी मैं वहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, वहां मेरी मीटिंग है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, लेकिन होगा क्या वो मैं नहीं जानते। हाँ, अभी हमें पता नहीं व्हाट्स गोना हैपन। एब्सोल्युटली, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, जिसके अंदर आपने प्रीवियसली भी कहा कि आपके लिए सारे भगवान, सारे अल्लाह एक ही है। अब आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप कैसे करते हो? जब आप मंदिर जाके प्रे करते हो, आप मेडिटेशन करते हो? मैं हर जगह जाता हूँ, मैं बचपन से, ऐसा नहीं कि मैं तो कि मैं सच में ये अभी से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पहले से, कि मैं अल्लाह, मुझे को बोलते आप किसको मानते हैं, मैं अल्लाह, दाता, रब, ईश्वर, पीर, गॉड, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, दीन दयाल, ख्वाजा जी, गरीब नवाज, हाजी अली, यीशु, सबको मानता हूँ, सबको मानता हूँ। मैं जिस जगह से हूँ वो ऐतिहासिक जगह है पिंजौर। वहाँ पे एक ट्रायंगल, एक तीन जगह 100 मीटर के अंदर 3 कमाल की चीज़ें हैं। 100 मीटर में मतलब ये एक जगह पे, यहाँ पे वो मंदिर है जो पांडवों के ज़माने का है, जहाँ पे कुंड बना हुआ है, जहाँ पे ये पांडव नहाया करते थे। पिंजौर गार्डन उस ज़माने की जगह है जहाँ पे पांडव नहाते थे, हैं। और थोड़ा सा आगे वहाँ पे 100 मीटर पे वहाँ पे एक गुरुद्वारा है जहाँ पे बाबा नानक आए थे, उनके चरण पड़े थे।
ऐतिहासिक महत्व ऐतिहासिक, हाँ। और 100 कदम इधर एक बहुत हजारों साल पुरानी मस्जिद है, उसका भी इतिहास है ना। तो मैं हर जगह जाता हूँ। मैं अभी जैसे अभी मुझे अजमेर शरीफ बुलाते हैं बॉलीवुड की चद्दर चढ़ाने के लिए, मैं जाता हूँ, चद्दर चढ़ा के आता हूँ। तो वो मेरे लिए स्पेशल वो ट्रिप बनाते हैं। यहाँ से मैं जयपुर जाता हूँ, जयपुर से गाड़ी लेके मुझे अजमेर जाती है, अजमेर रात को रुकता हूँ, अगले दिन सुबह बॉलीवुड की चद्दर चढ़ाता हूँ। वहाँ से वो गाड़ी उन्होंने अरेंज करके रखी होती है, वो मुझे पुष्कर लेके जाती है, पुष्कर जाता हूँ, वहाँ माथा टेकता हूँ, फिर वहाँ से खाटू श्याम जी जाता हूँ, वहाँ पे माथा टेकता हूँ और जयपुर एयरपोर्ट मुझे छोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं हर जगह जाता हूँ। अच्छा, ओके। सबको मानता हूँ। अभी मैं मेरे गुरुजी से जुड़ा हूँ, तो सब मेरे गुरुजी में समाये हैं। अच्छा कौन है आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी छतरपुर वाले दिल्ली में जो हैं, जिनका इधर रॉयल पाम में भी मंदिर है। अच्छा, वो मेरे गुरुजी। आपको आप कभी ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करते हो आप? मेडिटेशन मेरे लिए वर्क की मेडिटेशन है। ओके। आपको शांत, आपका काम आपको शांत कर देता है? हाँ, मैं वर्कोलिक हूँ, मैं बहुत वर्कोलिक हूँ। मैं बहुत लेजी हूँ जब मैं काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ जब मैं काम करता हूँ। हाँ, ओके। बट ये चीज पता है, ये आप जो बता रहे हो वर्कहॉलिक हो और द वे यू हैव, आपकी जो जिंदगी आपने अभी हमें बताई हमारे शो के अंदर आज, इसके अंदर ना एक चीज अभी भी मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाह रहा, आपका इतना विल पावर आपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया? क्योंकि आज की तारीख में थोड़ा नहीं होता, सबको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। बहुत मौके ऐसे आते हैं जहाँ मुझे भी लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं छिटक देता हूँ कि नहीं, वाई, बढ़ो आगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल। क्योंकि इंसान गिरता है, उठता है, दौड़ता है, गिरता है, उठता है, दौड़ता है, ये तो जीवन का हिस्सा है। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, कभी धूप कभी छाँव। यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मैं मान के चलूँ कि जी मैं तो जी नहीं, हर चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। उसने डिसाइड किया हुआ किसको कितना कब देना है। मैं तो चाहूँगा कि सब कुछ मुझे मिल जाए। नहीं, मुझे उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिलना है। बाबा नानक कहते हैं कि तेरे मत्थे जो मैं लिखता उसको कोई मिटा नहीं सकता, खत्म बात। हाँ, और जो मैंने नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता, उसके अलावा हाँ, कोई दे सकता, सही बात है। ये कुछ भी कर सकता है। बहुत सिमिलर चीज मेरे नानक कहा करते थे मेरे को, बोले बेटा तेरे हाथ से छीन के कोई ले जा सकता है, यहाँ से छीन के नहीं ले जा सकता। मुझे कभी कभी लगता है मैंने क्यों ये काम छोड़ दिया, कर लेना चाहिए। क्यों अभी मैंने कुछ काम छोड़ा, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ भाई, तेनाली खत्म होते ही मुझे काम आया था, मुझे जाना था, बाहर जाना था, चंडीगढ़, वहीं पे रहना था। मुझे लगा मुझे कर लेना चाहिए था। मैं अपने आप से मेरे अंतर द्वंद चल रहा था। मैंने कहा क्यों कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। मैं चंडीगढ़ जाके रहूंगा, वहीं 25 दिन रहूंगा। फिर आप बजट भी चाहते हैं कि आपको बजट उतना मिले, बजट भी आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो बेटर काम करो ना। हो सकता है मेरे लिए कुछ और बेटर सोचा होगा। हाँ, सही बात। समथिंग गुड इज कमिंग ऑन द वे, वेट एंड वॉच। नहीं, आप वहां चले जाते तो हम यहाँ अटक जाते। हाँ, तो बेसब्रा नहीं होना चाहिए। हाँ, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। सबर बहुत जरूरी चीज है। बट ये आप बैलेंस कैसे करते हो दोनों चीजों में? आपकी जो वर्क लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, आप उसे बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस मतलब मेरे तो घर वालों को तो शिकायत होती है कभी कभी, अरे आप घूमने नहीं चलते हो, आप तो वहां नहीं चलते हो। मेरे को, मैं थोड़ा सा ज्यादा बाहर घूमता नहीं। ऐसे नहीं होता है कि आप घूमने जाते भी हो तो सब पकड़ लेते होंगे आपको, आपकी फैमिली होती है कहाँ ले आए बोले इनको? मैं तो खुद ऑडियंस के बीच में जाता हूँ, मुझे ऑडियंस के बीच जाकर के रिव्यूज लेने बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, मैं पूछता हूँ ऑडियंस से, आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वही तो फीडबैक है, एक्चुअल फीडबैक। मैं इसी मुगालते में जीता रहा हूँ और कमाल कर दिया, नहीं, ऑडियंस बता रही है कि आप कमाल कर रहे हैं कि नहीं। ये बात पे मेरे को आपको एक मुश्किल सा सवाल पूछना है। अगर आपको स्क्रिप्ट आती है तो क्या आप एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज करोगे कि जिसमें ज्यादा पैसा है वो चूज करोगे? मैं अच्छी स्क्रिप्ट चूज करूंगा, वही करता आया हूं आज तक। शायद इसीलिए मैं उतना पैसा नहीं कमा पाया जितना मुझे कमाना चाहिए था। मुझे मेरे लिए सबसे अभी जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे अंदर चल रहा था द्वंद। चंडीगढ़ में रोल बहुत कमाल था, बहुत कमाल का रोल था। फिर मैंने कहा यार शायद ठीक है, कोई बात नहीं, और आ जाएगा, और भी आ रहे हैं, ऑन द वे है, रास्ते में बहुत अच्छी चीजें रास्ते में है, ऑन द वे। हाँ, नहीं, आपका वैसे भी किरदार जो जिस हिसाब से आप निभाते हो, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आपको एक मैं सवाल पूछूं कि आपको किस तरीके का किरदार आगे निभाना है,
और किसके साथ निभाना है तो आप क्या किसके साथ वाली तो ऐसी कोई बात नहीं, जो भी मतलब मैं तो किरदार को जीता हूँ, किरदार को जीने की मैं की कोशिश करता हूँ। मुझे सिर्फ ये है कि मुझे किरदार मजबूत चाहिए बस। अभी भी मुझे कोई बोलता है कि मैं उनको ये पहले से बोलता हूँ कि पैसा बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए किरदार कितना मजबूत है। मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किरदार। मैं इसीलिए जो मेरे खास दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या अपने राइटर, मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी स्क्रिप्ट में जो सबसे टेढ़ा रोल है वो मुझे करने को दो। तो आप एक्चुअली विलन प्रेफर करते हो ऐसे? नहीं, टेढ़े रोल मतलब चाहे वो पॉजिटिव भी बहुत टेढ़े भी होते हैं। हाँ, वो 160 साल की 108 साल की उम्र का जो मैंने रोल किया वो बहुत टेढ़ा रोल था, लेकिन वो बहुत अच्छा गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया मुझे उसको करके, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत एप्रिसिएशन हुई। तो वो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे जो टेढ़ा रोल हो वो मुझे करने को दो। जीऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, किस हद तक जीऊंगा वो वहाँ। और दूसरा मतलब वो कहते हैं ना कि फिर मुझे कभी कभी कोई दोस्त बोलते हैं यार वो रेफरेंस के लिए ना यार वो देख लेना। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। अगर देखूंगा तो नकल करने की कोशिश करूंगा। वो माइंड में वो माइंडसेट अटक जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपना करूंगा, खराब करूंगा अपना करूंगा, अच्छा करूंगा अपना करूंगा। बट फिर भी कोई तो एक ऐसा इंसान होगा, आपको होगा ख्वाहिश कि मैं किसके साथ काम करूं, ये इंसान के साथ मुझे एक बार काम करना है। पता नहीं सबके साथ जो मतलब ऐसा कभी नहीं रहा। मतलब हाँ, मुझे मिलता रहा। मुझे ओमपुरी साहब मुझे बड़े अच्छे लगते थे, उनके साथ मैंने काम किया है। नसीर भाई अच्छे लगते थे, उनके साथ भी मैंने फिल्म की। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहा और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा मौका मिलता रहेगा। आपके खुद की फिल्म्स देखते हो आप काम करने के बाद? बहुत कम। मतलब फिल्म तो फिर भी देख लेता हूँ, टेलीविजन बहुत कम देखता हूँ अपना। मतलब मैंने पिछला सीजन भी पूरा नहीं देखा तेनालीरामा का। इस बार तो मैंने बहुत कम एपिसोड देखे, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे शुरू से लग गया था कि शो थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। मैं तो बोला करता था हाथ जोड़ के कि इसको ठीक कर लो, राइट ट्रैक पे आ जाओ, राइट ट्रैक पे। ऑडियंस ये देखना चाहती है, ऑडियंस ये चीज देखना चाहती है, ऑडियंस को ये दिखाओ। तो नहीं, ठीक है। और अभी जब आप काम नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? मैं जब काम नहीं करता तो घर के काम करता हूँ। घर पे जितनी मदद होती है करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है खुद जाके सब्जी भाजी खरीदना। फ्री में नहीं दे देते आपको? बोले अरे तताचार्य ले जाओ। आपका रोल तो बहुत बार ऐसे हुआ था ना। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। really? मेरी वाइफ बोलती है दाल आज आप पकाओ, मैं पका देता हूँ। आज नॉनवेज आप पकाओ, मैं पका देता हूँ। अच्छा लगता है सब। वेरी नाइस। सोचना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना, सब्जेक्ट बनाना अच्छा लगता है। मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, सहेज के रख लेता हूँ। पहले मैं सुनाता रहता था तो मेरे सब्जेक्ट चोरी हो जाते थे। अब नहीं, अब सुनाता नहीं। और शायरियाँ भी लिखना आपको पसंद है? कभी कभी लिख देता हूँ, जैसे एक सुनाई थी, ऐसे कभी कभी आ जाता। कुछ और ऐसे एक और सुना दीजिए। हाँ, ऐसे एक शेर मैंने और कहा था कि जब अपनी तकलीफ को कम करने के लिए मैंने सामने वाले की तकलीफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि उसकी तकलीफ तो बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने उसके ऊपर एक शेर लिखा था कि जरा सा खार चुभ गया तो यूं चीखो पुकार। खार मतलब कांटा। जरा सा खार चुभ गया तो यूं चीखो पुकार, जरा उनकी तो सोचो जो तलवारों पे सोते हैं। ओहो, वेरी नाइस। तो मैं आपको 7 सवाल है, ओके? बहुत तकलीफ नहीं दूंगा यहाँ पर मैं आपको। एक शब्द या फिर छोटे से सेंटेंस में आपको जवाब देना है, ओके? एक ऐसा रोल जिससे आप डर रहे थे पर उसने आपको चेंज कर दिया। एक ऐसा रोल जिससे मैं डर गया था, हाँ, और उसने मुझे चेंज कर दिया था। और अभी तक तो ऐसा रोल नहीं आया। अभी तक नहीं आया, तो ऐसे इस रोल के वेट कर रहे हो आप? मैं ऐसे रोल की वेट कर रहा हूँ जिससे मैं डर जाऊँ और फिर उससे मैं चेंज हो जाऊँ। ऑलराइट। एक ऐसा एक्टर जिससे आपने बहुत सीखा है? कॉन्शियसली दिमाग की 3 स्टेज होती है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली इंसान बहुत कुछ सीखता रहता है। जब आप कुछ देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चला जाता है। तो हाँ, हो सकता है मैंने संजीव कुमार साहब से बहुत कुछ सीखा हो। संजीव कुमार साहब से क्या? एक ऐसा मिथ बोलते हैं ना जो एक्टर के बारे में, जो आप ब्रेक करना चाहेंगे? मैं एक्टर, मेरे को ऐसा लगता है कि एक्टर भी नॉर्मल इंसान ही होता है।
उसको नॉर्मल इंसान की तरह लेना चाहिए, है ना। उससे भी गलती होती है, इंसान जैसे गलतियां करते हैं, एक्टर में बेचारे गलतियां करते हैं, तो उनके बारे में कभी उस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर एक्टिंग नहीं तो आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेटर होता, क्रिकेट खेल चुका होता, शायद नेशनल लेवल तक जा चुका होता, शायद वो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। अभी खेलते हो आप? अभी तो मतलब ऐसे ही कभी, मैं 1982 तक मैं 2 कश्तियों में सवार था, एमेच्योर थिएटर करता था और क्रिकेट खेलता था। मतलब डंडे भी पड़ते थे भाई से, बड़े भाई साहब से, कि तू खींच के लेके आते थे मुझे ग्राउंड से, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो मुझे कूच बिहार ट्रॉफी खेलने का मौका भी मिला, तो मेरी माँ ने मुझे नहीं जाने दिया था पहाड़ों में। चंबा में कैंप था, मेरी माँ बोलती, वहाँ तो बर्फ पड़ती है, पहाड़ है, फिसल जाएगा तू, मतलब नहीं गिर जाएगा, नहीं। तो छोटे जगह से डरते थे, तो हाँ, तो मैं नहीं जा पाया। अच्छा, अगर हाँ, एक्टर मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक ही काम करना है, तो मैंने फिर 82 के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, इंडियन थिएटर ज्वाइन कर लिया था 83। एक ऐसी फिल्म या शो जो आप चाहते थे कि आप उसका पार्ट हो सके? ऐसे तो बहुत सी फिल्में हैं जिसमें मुझे लगता है ये फिल्म मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो बहुत सी लंबी लिस्ट है उसके बारे में। कोई एक ऐसी जो ऐसा लगता आज भी याद है यार, वो चाहिए? नहीं, मैं ऐसे तो फिर वो शायद वो कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे। कंट्रोवर्सी हो जाएगी वो मैं बोलूंगा वो बेटर मैं कर सकता था। हाँ, ओके, फेयर इनफ। एक ऐसे डायरेक्टर आज की तारीख में अगर आपको रीच आउट करते हैं, आप स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही हाँ बोल दोगे? मैं ऑफ कोर्स, मुझे संजय लीला बंसाली बोलेंगे, मेरे को पता था आप संजय लीला बंसाली मैं एकदम से बोलूंगा कि मैं करना चाहूंगा। ओके, संजय लीला बंसाली। उनको मालूम है एक्टर को कैसे इस्तेमाल करना है। सही बात है। ओके, एंड एक ऐसा डायलॉग जो आप अब तक कभी नहीं भूले और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे? मैं ऐसे तो बहुत डायलॉग मतलब आए बोलते रहते, कभी कितनी बार बोले हैं क्या, मतलब अब जैसे तथाचार्य की हरकतें ऐसे बहुत थी, वही बहुत बोला करते थे वो। मतलब अभी मैं उनका तथाचार्य का ही वो था, वो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब जाता था कंबल ओढ़ करके, वो गाना मैंने ही बनाया था। वो तो एक डायलॉग राइटर ने एक लाइन लिखी थी कि तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी, बस इतना था, वो बोलना था, मैंने गाना बना दिया था कि तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी, घड़ी मिलन की आई, तू अब तक ना आई, तो आजा आजा आजा। तो जब भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, किसी स्टेज पे जाता हूँ, लोग बोलते हैं ये सुनाइए, ये सुनाइए, या फिर डैंड पंडित कृष्णा, ये सब ये चीज मेरे को, आई थिंक फॉर मी दैट इज वन जो ऐसा पंडित रामा कृष्णा, वो ऐसा हो गया, वो मतलब जहां भी जाता हूँ मुझे बोलना पड़ता है। हाँ, वो आपका वो टैगलाइन बन गया, वैसा हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिफोर हम शो एंड करें, अभी ना आपने इसके अंदर से मेरे को एक और सवाल आ गया, पक्का ये मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए, कि आपने बताया आपके जो पहले जब आप चालू कर रहे थे एक्टिंग, बैक इन 1980 1983, तो वहां पर आपकी जो फैमिली थी, तो दे वर ओके कि आप करो एक्टिंग, कोई मसला नहीं, कि आपने बहुत मार खाई है ये चीज के लिए? मैं नहीं, बहुत मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल, बिकॉज दीक्षी में मतलब उसमें एक छोटी सी कहानी है। मतलब मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में, हम 2 बहनें फिर 5 भाई। तो मेरे बड़े भाई बड़े हैंडसम, वो थिएटर किया करते थे, एमेच्योर थिएटर। तो उनके प्लेज में मैं बच्चा छोटा होता था, तो जब वो प्लेज करते थे, तो जैसे कोई पागल है तो पागल को पत्थर मारने के लिए बच्चे, तो वो छोटे मोटे हम कर लिया करते थे ऐसे। उसके बाद फिर नहीं, फिर वो बीच में पढ़ाई करते रहे। फिर मैं जब एमेच्योर थिएटर करता था, तो माँ बोलती थी कि क्या कर रहा है तू बेटा। फिर मामा जी मेरे पंजाबी में कहते हैं, भैन मुंडे नू केड़ी लाइन च पाता, मतलब बेटे को किस लाइन में डाल दिया है, ऐसा बोला करते थे। तो ऑब्जेक्शन तो था, लेकिन जब मेरा पहला प्ले मैंने प्रोफेशनल प्ले किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में, मत्ता विलासम, और जब उसके रिव्यूज आए, जब बड़े बड़े पेपर्स में पिक्चर छपी और रिव्यूज आए, उन लोगों ने बोली बड़ा अच्छा, ये तो कमाल है, ये तो बहुत पंकज पूरी फैमिली में हो गया। फिर वो देखने भी आए, फिर एक्सेप्टेंस हो गई, हाँ ये पंकज बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो उसके बाद फिर मैं जब बॉम्बे आ गया, तो जो मेरे रिश्तेदार जो कहा करते थे, भैन मुंडे नू केड़ी लाइन च पाता है, फिर वही कहने लगे हमारा बच्चा है ये, देखो। अच्छा, ऐसे ही होता है। तो ऑब्जेक्शन था, लेकिन ठीक है,
बस ये रहा कि मेरी यात्रा थोड़ी सी वो रही कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो उस तरीके से देने वाला कोई था नहीं। तो मैं 1500 रुपये लेके बॉम्बे में आया था, जिसमें 1000 रुपये मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके 1000 रुपये आज तक मेरे पास हैं। अच्छा। बस वो 1500 रुपये लेके आया था, परमात्मा ने दिया, सब कुछ आज चल रहा है। इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सब कुछ दे दिया परमात्मा ने। आई थिंक मैं अगर इससे ज्यादा और किया ना तो मैं कर सकता हूँ बात 1 घंटा और। मैंने कहा ना कि मतलब अपने साथ बहुत सारा टॉपिक निकल सकता है बात करने के लिए। मैं अगर मतलब 10-12 घंटे लगातार लगा सकते हैं। इतना कुछ है। नहीं ये तो वही हो जाता है ना, जैसे आपने बोला ना कि आपका जो पैशन है क्योंकि मुझे मेरी जब बात हुई थी भक्ति से, तो मैंने उनको यही कहा था कि सवाल आपकी तरफ से, मैं चाहूँ तो बहुत सवाल दे सकता हूँ, ये भी पूछो, ये भी पूछे ना, नहीं आप जो सवाल आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा। वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड। बट अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके बहुत। डेफिनेटली आपने जो बोला, हम आपके पीछे तो ये बात करेंगे ही कि आप कितने अच्छे इंसान हो, बट आपको बता सकता हूँ कि जो एक कंफर्ट लेवल था आपसे बात करने का, जो एक ऐसा लगा कि हाँ ओके बंदा चिल्ड है, अच्छे लग रहे, सवाल पूछने से डर नहीं रहा था मैं कि अच्छा ये पूछूंगा यार ये नाराज ना हो जाए। नहीं, मुझे तो मजा आता है कि मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि ऐसे सवाल पूछे जाएं कि मतलब मजा आ जाए ना। आया कि नहीं मजा? सच अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अब एक आपको ना चीज बताता हूँ मैं, मेरे आप आई थिंक 4th या 5th गेस्ट हो जिसने संजय लीला बंसाली सर का नाम लिया है। अब मैंने ये सारे वीडियो कंपाइल करके एक उन्हें भेजने वाला हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सच में, बिकॉज मैं अभी ऑफ द कैमरा बात करूँ, मैंने जब भारत एक खोज किया था मैं तब से इनको देख रहा था। मैं भारत एक खोज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम था। 1 साल मेरा मुझे कब बीता मुझे पता ही नहीं चला, और उसमें मुझे कमाल के रोल करने का मौका मिला। उसमें कुछ किरदार तो इमॉर्टल हैं, जैसे अश्वत्थामा मैंने किया था, वो उसको आज भी सारी इंडस्ट्री याद करती है उस कैरेक्टर को, कि पंकज बेरी ने अश्वत्थामा किया था भारत के खोज में। भारत के खोज में तो मैं देखूंगा डेफिनेटली। अरे देखिए, वो तो कहाँ पर है वो फिर? अभी यूट्यूब में मिल जाएगा। अच्छा, YouTube पूरा 12 मैंने उसमें भारत एक खोज, बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, मोहनजोदड़ो से लेकर के 1942 तक उन्होंने बुक लिखी थी, जेल में जब थे, उसके ऊपर शो बनाया था श्याम बेनेगल साहब। अच्छा ओके। तो मैंने उसमें मोहनजोदड़ो में रोल किया था, अग्निशील का, फिर महाभारत में अश्वत्थामा किया, फिर उनकी रामायण में भरत किया, फिर उसमें किंग हर्षवर्धन में हर्षवर्धन किया, फिर अशोका में अशोका नरेटर किया, फिर अकबर में अबुल फजल किया, फिर इब्राहिम कुली कुतुब शाह किया, फिर मंगल पांडे किया, फिर चंदा लोरिक में लोरिक किया, फिर जो लास्ट स्टोरी थी डू और डाई 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी थी, वो मैंने किया था, मैं और मेरे साथ लकी अली था। तो वो तो कमाल का दौर, वेरी नाइस, कमाल, वो बहुत बेहतरीन काम था, वो बहुत लाजवाब काम था, जिसको मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमॉर्टल हो गई, जैसे गुलगुलशन गुलफाम हो गया, स्वाभिमान हो गया, कॉलेज गर्ल फिल्म हो गई, भारत एक खोज हो गया, किटी पार्टी हो गया, फिर ये तथाचार्य हो गया, ये लोग भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक फॉर फैक्ट तथाचार्य का जो रोल है मेरे को, अब तथाचार्य करके मुझे एज एन एक्टर फायदा ये हुआ, तथाचार्य से पहले मुझे वो जनरेशन जानती थी जो 50 साल के हो चुके हैं, अरे पंकज बेरी, न्यू जनरेशन नहीं जानते थे ना, यंग। अब यंग ब्लड जो छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं, अब आगे तक याद रखेंगे ये तथाचार्य था। यस एब्सोल्युटली, ये फायदा हो गया मेरे लिए, नई ऑडियंस तैयार हो गई। आई थिंक ये आपने एक ऐसा रोल क्रिएट किया ना जहाँ पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, तो वहां पर ये रोल होने के चांसेस मैं हम ट्रैवल बहुत किया हमने इसके शो, इसके इस पिछले सीजन में हम इंदौर गए, वहाँ पे 50 बच्चों ने का फैंसी ड्रेस ही था, कोई तथाचार्य बना हुआ था, छोटे छोटे बच्चे, पंडित रामा बना हुआ था, ऐसे सब बन के उनके बीच में हम लोग खेल रहे थे। बहुत आनंद आया, बहुत कमाल। Very nice. I think you'll find a lot more to come inshallah, and I wish you best of luck. Let's और आपको और भी ऐसे खतरनाक और अमेजिंग, I'm looking forward। वो है, वो बैठा कर रहा है, वो रचने वाला बैठा ऊपर, वो कर रहा है वो। हाँ, एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर विद द लेजेंडरी पंकज बेरी जी। मुझे तो पर्सनली ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया। उनकी ह्यूमिलिटी, उनका ग्राउंडेड होना और इतना कुछ उन्होंने शेयर किया, सच में एक लर्निंग थी हर मोमेंट के अंदर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के और फैमिलीज के साथ, और ऐसे ही सोलफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए सब्सक्राइब करिए कबीर वानी पॉडकास्ट चैनल को। मैं हूँ कबीर, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए थॉट के साथ। टिल देन स्टे